ओके, अच्छा सेशन काफ़ी देर से पेंडिंग था, बट देर आइड दुरुस्त आइड। सो आई हैव सीन योर एक्चुअली एंग्ज़ायटी कि सिलेबस जो है वो मैसिव है। हुँ, मैसिव तो है। दिस इज़ नॉट एंग्ज़ायटी, दिस इज़ रियलिटी। हकीकत से क्या मुँह छुपाना, ठीक है? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एमआरसीपीक्यू का सिलेबस वाक़ई ही वास्ट है, वर्सेस ऑल अदर एग्ज़ाम्स जो आपने ज़िंदगी में कभी दिए हैं, एफसीपीएस, एमसीपीएस, एमएस और इवन एमआरसीपीआई, ठीक है? ये उनका डबल सिलेबस है। ओके, लेकिन देखो किसी ने तो पास किया है ना, बहुत सारे लोगों ने पास किया होगा है, तो इसलिए जितना भी सिलेबस है पास तो हो जाता है ना। और यकीन करें जिसने भी पास किया 100% तो किसी ने भी नहीं लिया, ऐसा ही है ना। 100% तो आज तक नहीं आया है एमआरसीपीक्यू में। इसका मतलब ये है कि किसी ने भी पूरा सिलेबस नहीं किया, सब किसी ने कुछ ना कुछ छोड़ दिया। लास्ट टाइम परसेंटेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या थी, 65 थी। कोई है रिफिट कैंडिडेट? मारूफ, साइमा, साजिदा, बोल सकते हो आप। हम्म। मैम पिछली दफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन लोएस्ट परसेंटेज की बात कर रही हैं, हाईएस्ट परसेंटेज की बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो पासिंग परसेंटेज की बात कर रही हूँ। इट वाज़ ये 63, 64, 65 इतनी ही रहती है, ठीक है? जो लास्ट 3 कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 66 ले रहा है अगर 65 है, तो वो भी पास है और जो 95 लेगा, वो भी पास ही है ना? तो आपने इतना ओवरवेल्म नहीं होना इतना मैसिव सिलेबस देख के कि ये पूरा ही करेंगे तो हमने पास होना है। पूरा ही करने से मुराद तो फिर यू नो देयर आर सो मैनी टॉप आर्टिकल्स, आप वो टॉप आर्टिकल्स निकालो 1000 बन जाएँगे, ट्रस्ट मी। कहने को तो यही है कि लास्ट 3 ईयर की कर लो, लेकिन 50-60% टॉपिक्स ऐसे हैं जो लास्ट 3 ईयर से कवर नहीं होते और हमें 2010, 12 इवन 9 तक इन्वर्जन का टॉप आर्टिकल भी करना पड़ता है। करना पड़ता है ना? तो इट्स मीन कि ये 1000 प्लस टॉप आर्टिकल्स, मैसिव सिलेबस, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। आप वरीड हो रहे थे कि इतने टॉपिक्स हैं, किसी का तो इसी एक ही टॉपिक की जीटीजी है, एक ही टॉपिक की नाइस भी है, जैसे एक टॉपिक है, तो उसकी जीटीजी भी और नाइस भी है ना? और उसके ढेर सारे डॉग आर्टिकल्स भी हैं। खैर तुमने अभी अर्ली प्रेगनेंसी नहीं किया, तो मैं इसकी मिसाल नहीं देती, तुम इसकी मिसाल यूरोगाइनी से ले लो। यूरोगाइनी में ले दे के एक नाइस थी और 2 जीटीजी थी। नाइस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की है और एक जीटीजी हमने बीपीएस की है और एक ओसिस्टेक्टमी वाल्वोलैप्स की है। तो इसका मतलब है ये 3 टॉपिक्स करके सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हाँ? व्हाट अबाउट द 20 प्लस टॉक आर्टिकल्स व्हिच वी हैव कवर्ड? और ये तो 20 प्लस हमने कवर किए हैं ना, 20 हमने छोड़े भी हैं। तो फिर तो ये 40 टॉक आर्टिकल्स हो गए, ठीक है? तो सिलेबस तो मैसिव है। अगर मैं कहूँ कि यूरोगाइनी करनी है तो फिर ये 40 टॉक हैं और ये 3 जीटीजीज़ हैं। लेकिन हमने तो पढ़ना ही नहीं है मैसिव, हमने तो मैनेज करना है ऐसे कि हम आराम से पास हो जाएँ, ठीक है? गॉट इट? तो इतना सिलेबस अब मैं तो सारा कुछ ही पढ़ाऊँगी। अब तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अगर एक टॉपिक पढ़ाऊँ तो मैं ये तुमसे बोलूँ कि थोड़ा-थोड़ा सा कर लो, बाकी छोड़ दो, कुछ नहीं होता और तुम लोगों को पैम्पर करूँ कि तुम लोगों को एंग्ज़ायटी ना हो और फिर इसका क्या फ़ायदा व्हेन यू विल सिट इन एग्ज़ाम और वहाँ तुम देखो हाँ? साइमा, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम, आई एम लिस्टिंग टू यू। ओके, ओके। माइक अनम्यूट मुझे पता है हॉस्पिटल है, थैंक यू कंसीडर किया आपने ये टाइम। अच्छा, तो बस जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं, एक टॉपिक भी करना है सीए सर्विक्स का। तो बस कुछ ये लाइक हमने 2-3 3-4 मॉड्यूल्स कर लिए हैं, तो उसके बाद जो आपने सिलेबस देखा है, एक स्ट्रेस आपने आपने फ़ील किया, सिर्फ उसको न्यूट्रल करने के लिए मैं ये एक मिड सेशन जो है मीटिंग कर रही हूँ कि जस्ट कंटिन्यू द वे यू आर डूइंग इट, ठीक है? वन स्टेप एट वन टाइम। एक मॉड्यूल, एक टॉपिक रोज़ कर रहे हो, बस करते रहो। पीछे भी नहीं देखना कि भूल गए हैं और आगे भी नहीं देखना कि कितना रहता है। जस्ट फोकस ऑन योर 24 आवर कि ये जो 24 घंटे आपके पास हैं करंट, इसमें आपको जो टास्क मिला है, एक ज़्यादा इतनी मैं ज़ालिम भी नहीं हूँ, एक टॉपिक देती हूँ मेन जीटीजी और साथ में एक एडिशनल टॉक आर्टिकल्स होते हैं और मुझे पता है वो तुम लोग नहीं करते। ठीक है? तो भेजने का मकसद ये है कि व्हेन यू विल गो इनटू क्रैश कोर्स और जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो उस वक़्त ये छोटे-मोटे जो अभी समरीज़ हैं, उस वक़्त आपके काम आ जाएँगे। सारे टॉक दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, करवा मैं सारे रही हूँ, लेकिन आपने ओवरवेल्म नहीं होना, अगर छूटते हैं तो छूट जाएँ। तो अभी अगर मैं सीए सर्विस की बात करूँ ना, आप लोगों की कल रात को डिस्कशन थी, वो काफ़ी एक्सटेंसिव थी।
सीए सर्विक्स को लेके और फिगो को लेके, आई नो, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने लेक्चर में कवर नहीं किया। फिर आप लोगों ने कहा कि ये जो डिस्कशन है जो टेलीग्राम पे हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लेक्चर में मिसिंग थी, और डेलिबरेटली दे वर मिसिंग, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि जो लेक्चर्स हैं या सेशंस रिकॉर्डिंग्स हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि हर चीज़ मैसिव सिलेबस उसमें मैं बम्बार्डमेंट कर दूँ, उसका मकसद ही ये नहीं है। उसका मकसद ये है कि आप सेफ तरीके से 65% प्लस परसेंटाइल प्लस आराम से ले लो, वो डुएबल भी हो, ह्यूमन कैपेसिटी में भी हो, आप इंजॉय भी करो उसको, आप बाद में रिवाइज करने जोगे भी हो, मतलब इतना कुछ पढ़ लो बाद में रिवाइज भी नहीं होता। तो एक्चुअली अगर आप ये देखो ना कि एक चीज़ है जो मैंडेटरी है, ठीक है, चाहे वो आपको लगे कि शायद जो टेलीग्राम में डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा है और लेक्चर में नहीं है, तो एक्चुअली लेक्चर में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ मैंडेटरी टू डू। एनी क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में आया है या आ सकता है, मेरा मकसद है सिर्फ वही कवर कराना। अगर मैं सीए सर्विक्स ही पढ़ाने बैठ जाऊँ तो अभी इसकी एक सिपा या 2025 में किसकी सर्वाइकल कैंसर की टॉक पे वो आई है, कैंसर की वो टॉक आर्टिकल है, फिर फिगो है अपनी 2021 की, ठीक है, फिर बीजीएसएस भी है उसका, ब्रिटिश ऑन्कोलॉजिकल सोसाइटी। तो सीए सर्विक्स करने बैठ गए तो, और एक एक टॉपिक इतना एक्सटेंसिव है, 20-30 पेजेस हैं, तो हमें तो रिकॉर्डिंग ही एक टॉपिक की 6 घंटे की हो जाएगी, और ये तो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं, उल्टियाँ नहीं लग जाएगी तुम लोगों को इतना कुछ करके, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में से आना ही सिर्फ स्टेज है। ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल मॉड्यूल एवर। आपके एग्जाम में ऑन्कोलॉजी से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस निकाल दूं तो 12 क्वेश्चंस आते हैं। उन 12 में से 5 आपके मेन कैंसर्स हैं, उन पांचों की एक एक स्टेजिंग आती है, और बाकी जो बचा वो उनकी रिकरेंस आ जाएगी या स्टेज वाइज ट्रीटमेंट आ जाएगी। तो जो हमारा जूम सेशन क्वालिटी सेशन होता है, उसका मकसद ये होता है कि ये जो कमिंग अप 10-12 क्वेश्चंस है ना, ये तुम लोग हर हाल में जो है वो अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और अगर इक्का दुक्का एक रेयर एलियन स्टेशन आ गया जिसकी कॉस्ट पे आपको 22 आर्टिकल्स करने हैं तो स्किप कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कॉस्ट होगी, या तो आप इधर 10 सेक्रीफाइस करोगे कि वो अच्छे से नहीं कर पाओगे, या वो 10-2 शायद अच्छे से कर पाओ, और उसकी कास्ट फिर पूरा सिलेबस भी अब रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल ये कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी MRCG 2 का ह्यूज सिलेबस करने के लिए सिर्फ यही है कि एग्जाम टेस्टेड टॉपिक्स किए जाएं, और आरसीओजी भी सभी एग्जामिनेशन बॉडीज की तरह 60% दे डू रिपीट okay, more than 60% I must say, but they do not repeat the recalls exactly, they repeat their topics। उनको पता है ऑन्कोलॉजी के ये 5 मेन कैंसर्स हैं, इनसे हमने अपने कैंडिडेट की असेसमेंट चेक करनी स्टेजिंग पे। दे वेरी स्ट्रक्चर्ड एग्जाम, वो आपसे रेयर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपको सेफ डॉक्टर देखना चाहते हैं कि स्टेजिंग आती है, उसी से ही देंगे, और हमेशा ऐसे ही देंगे। और हमेशा कैंडिडेट स्टेजिंग बहुत रेयर चीजें करने के चक्कर में स्टेजिंग ही भूल जाएंगे, और वही गलत करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जो स्मार्ट लोग हैं ना वही MRCG 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, जो थोड़े से हार्ड वर्कर है ना वो उनकी अटेम्प्टें हो जाती हैं ज़्यादा ही, ठीक है। बाय द वे MRCG 2 का जो फर्स्ट वो में जो बच्चे पास करते हैं उसका जो ओवरऑल जो जो कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे परसेंटेज है वो है 20-25%। इसका मतलब है जो बाकी से टोटल तो 60% है इनका, दे क्लेम देयर पास रेट, तो उसमें से अगर 20-25% फ्रेश है तो बाकी कौन है, रिपीटर ही है ना। तो वो गलतियां क्या कर रहे हैं, यही गलतियां कर रहे हैं कि एग्जाम फोकस नहीं पढ़ रहे। तो पूरी ऑन्कोलॉजी में ट्रस्ट में 5 फिगो हैं, वल्वल कैंसर की, विजाइनल कैंसर की, एंडोमेट्रियल कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की। वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर की भी जीटीजी अभी 2 दिन पहले रिलीज हुई है, लेकिन हम उसको एंटीनेटल में पढ़ते हैं। आप कहोगे तो मैं ऑन्कोलॉजी में डाल दूंगी सारे कैंसर ही साथ चले जाएं, आप कहोगे तो मोलर भी डाल दूंगी मैं अर्ली प्रेगनेंसी से उठा के ये सारी कीमो रेडियो के तुम मेरे हो। लेकिन मैंने सोचा है कि नहीं करूंगी मैं ऐसा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वो मॉड्यूल वाइज होंगे, फिर उसमें अगर ऑन्कोलॉजी में मोलर ना आया तो तुम मिस कर दोगे, और अर्ली प्रेगनेंसी में मोलर करने बैठ गए तो तुम कहोगे हमने रिवाइज ही नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हाँ मॉड्यूल वाइज ही रहेंगे इस दफा। पिछली दफा तो खैर मैंने थीम वाइज पढ़ाया था कि हर तरह के कैंसर एक ही दफा खत्म, हर तरह के इन्फेक्शन एक ही दफा खत्म, लेकिन इस दफा मैं मॉड्यूल को ही फॉलो। कब से आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर से नहीं आ रही, अच्छा ठीक है। तो सोर्स वाइज ही करते हैं, ठीक है। चलो, तो
गुड थिंग इज दैट कि हार्ड वर्कर सेकंड अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं, स्मार्ट वर्कर फर्स्ट गो में हो रहे हैं। और स्मार्ट वर्क से मुराद है जी, जो अगर किसी चीज पे लेक्चर बन गया है ना तो वो तो करनी है। ठीक है, अगर मैं आपके सारे 2 आर्टिकल्स पे पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो फिर अननेसेसरी स्टेप्स ज्यादा हो जाएगा, और जो नेसेसरी चीजें जिन पे फोकस करना है फिर तो स्मार्ट ना हुआ ना, फिर तो फिर 1 साल लगेगा पूरा सिलेबस एक दफा रीड करने में, 2 साल फिर तो रिवीजन में। ठीक है समीना बानो, समझ आया कुछ? तो इफ एनीथिंग इज इन लेक्चर समझ दिस इज इम्पोर्टेंट। और अगर कोई लेक्चर में नहीं है, चाहे वो टॉपिक के अंदर है और डिस्कशन में हम करवा रहे हैं, डोंट टुक इट हैवी कि हमने लेक्चर में क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, गुड थिंग इज दैट चलो डिस्कशन में तो कवर कर रही है ना, और वो उसका वो अगर आ भी गई तब भी डिस्कशन तो होगी, दिमाग में तो रह गई। तो दिस इज द स्मार्ट वे कि मैंडेटरी थिंग्स आर इन लेक्चर एंड लेस माइनर थिंग्स आर मोर एक्सटेंसिव डिस्कशन आर इन टेलीग्राम डिस्कशन, बट एट द एंड वी आर कवरिंग एवरीथिंग इन आवर कोर्स, क्योंकि प्रीमियम कोर्स है, वी मस्ट हैव टू कवर। ओके चलो, तुम आवाज नहीं आना, म्यूट कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो अब एक और बड़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो चलो भाई हो गया, बस आपने ना कल देखना है, ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, फोकस ऑन योर 24 आवर। वो तमीज से जो भी टॉस एंड टॉपिक है वो तुम लोग कर रहे हो ना, अगर वो कर रहे हो तो फिर यू आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स योर सक्सेस स्लोली स्लोली एंड यू विल एक्चुअली मेक इट। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू पास इफ यू आर डूइंग डेली टास्क। कोई कोई आपको फेल नहीं कर सकता। अच्छा, तो हाँ, अगर आप हमने अभी तक इनफर्टिलिटी कवर कर लिया है, यस। We cover general gynae, yes. We covered urogynae, yes. We covered contraception, yes. And we covered BASH, मतलब सेक्शुअल जो जितने भी इन्फेक्शंस हैं। और ऑन्कोलॉजी हम ऐसे 25% पे हैं कि हमने अभी तक वल्वल किए हैं और सर्वाइकल पे हम पहुंचे हैं। ठीक है, बट येट मेन मॉड्यूल जैसे लेबर है, जनरल गायनी है, विद इनफर्टिलिटी, एंटीनेटल वेरी बिग मॉड्यूल, फर्टिल इन्फेक्शन ये भी रहते हैं। और अभी हम हमारा महीना कौन सा चल रहा है? हाँ, अभी टुडे 2 सितंबर। तो हम इस तरह से अगर हर टॉपिक के बाद एक एक रिवीजन डे रखेंगे ना, तो फिर समझ जाओ कि जनवरी में तो नहीं सिलेबस कवर होने वाला। तो डेली एक टॉपिक करना पड़ेगा। और जो रिवीजन डे वैसे मैंने आज दिया, इस तरह से कभी कभार ही होगा, इट विल नॉट बी ओकेशनल। तो जिन लोगों ने कि ये जो मेन मॉड्यूल्स रह गए हैं वैसे, हाँ, किस किस के रह गए हैं जो अभी हमने कवर किए हैं? सनोबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ, वालेकुम मैम अस्सलाम। मेरा भी रहता है, आई हैव ज्वाइंड लेट। हाँ साइमा, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड? सेकंड वालों का रहता भी है तो कोई मसला नहीं है, अगर एक दफा एग्जाम फर्स्ट दे दिए। फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैम। और कुछ कुछ तो पढ़ा होगा ना इन कवर्ड मॉड्यूल्स में, ये सारे उड़ा दिए? मैम मैंने एक्चुअली जब ज्वाइन किया तो कॉन्ट्रासेप्शन चल रहा था। तो कॉन्ट्रासेप्शन से तो पढ़ा है ना, यूरोगाइनी, जनरल गाइनी, यस इनफर्टिलिटी मैम, रहती है। जी कॉन्ट्रासेप्शन से पढ़ा। ओके, देखो फिर हमारे पास कितने महीने हैं? हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ है अप्रोक्सीमेटली, है ना? यस अगर मैम। मैं ये मान लूं कि मैक्सिमम लोगों के कुछ मॉड्यूल्स रह गए हैं और वो जनवरी में ही पेपर दे रहे हैं, अब जो लोग जुलाई में दे रहे हैं वो तो शांत हो जाए ना, वो तुम लोगों से इबरत पकड़े बेसिकली। तो है ना, जो 4 मंथ्स जिनके पास हैं, तो देखो ये 4 मंथ्स में फिर एक्सटेंसिव नहीं पढ़ सकते, यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर स्मार्ट। थ्योरी के लिए यस। चुप करके ना, फिर अगर तुमने जनवरी में पेपर होना है, सीधा सा मशवरा मैं दे रही हूँ, चुप करके फिर कान बंद कर लो टेलीग्राम के भी डिस्कशन से भी, और ना हर किस्म की एक्स्ट्रा एक्टिविटी से जितना वक्त मिले बस लेक्चर सुन लो। एक दफा सुनो, दूसरी दफा सुन लो, और अपने माइंड मैप्स बना लो, यही कर लो। और बाकी जो कंपनसेशन है ना, वो आपकी क्रैश कोर्स में हो जाएगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, क्योंकि जिस भी पॉसिबल वे से उन्होंने एग्जाम में पूछना है ना, वो मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है। तो फिर आपको खुद नहीं पढ़ने की जरूरत। अब ये मैं कितनी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ कि एक MR62 का बच्चा पढ़ेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, लेकिन तुम्हारे पास ना फिर सोल्यूशन कोई नहीं है इसके अलावा। अगर 4 मंथ्स में पास पेपर्स भी करने हैं, 4 मंथ्स में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अगर आपने ये पिछले वाले मॉड्यूल्स मिस किए, तो फिर देखो फिर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा।
फिर आप लालची ना बनो कि हम तो पढ़ेंगे, फिर देखो ये पॉसिबल नहीं है। इट्स रियली ह्यूज सिलेबस। अगर तुमने खुद से पढ़ने हैं पीडीएफ, तो वो पढ़ने में ही 2 घंटे लग जाएँगे, एक मेन जीटीजी का या नाइस का। और उसके फिर टॉक आर्टिकल्स पढ़ोगे तो स्टडी टाइम में तुम्हारा डेली का 4 टू 5 आवर है, जो नहीं पॉसिबल। मैं इतना तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ सकता कोई। और तो फिर जो पॉसिबल चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, अब 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी ये हो कि कंपाइलेशन भाड़ में जाए, और जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो करने से ही हमने पास होना है, वो ही हम करेंगे। और अगर मैम कह रही हैं कि वो हर चीज़ लेक्चर में है, तो बस मैं लेक्चर ही सुनूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली लुक एट एनी टेलीग्राम स्टफ। जस्ट ये देखना है कि आज का टॉपिक क्या है, वो टॉपिक उठाओ, अपना पोर्टल ओपन करो और सुन लो। अगर वहाँ से समझ नहीं आता तो टैग मी, आई विल आंसर। ठीक है? और तुम फिर कुछ ना करो। क्योंकि जितना मैक्सिमम टाइम किल होता है पीडीएफ पढ़ने में, ढूँढने में, और वो टॉपिक्स में डिस्कशन करने में, जिनकी थ्योरी नहीं पढ़ी, वो पैल्पिटेशन में ही गुज़र जाता है। तो फिर आई विल सजेस्ट यू, इफ यू ट्रूली वांट to hit this January and you truly want to pass this exam, तो अभी कहानी शुरू हुई है। थ्योरी सिर्फ 40% है। थ्योरी सिर्फ अच्छी थ्योरी, क्वालिटी थ्योरी। अब जो क्वालिटी थ्योरी 40% है ना, दिस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ लेक्चर, जिससे तुमने पास होना है, ट्रस्ट में। तो ये 60% तुम्हें फिर क्या पास कराएगा? ये तुम्हें ना तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पास कराएंगे। और क्वेश्चन का इतना ज्यादा पूल है, तुम एक दफा सुनो, देर आर 30+ MRCG2 बुक्स, M2 बुक्स। चलो मैं उनमें भी नैरो डाउन कर लूँ, 15 कर लूँ। चलो उसमें से 5 तो मैंडेटरी है ना, 5 बुक्स हैं। डॉक्टर कुंजे की है, सर कुंजे की है, और एक दो EMQs की हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर ताहिर। 2 डॉक्टर कुंजे कुंजे की हैं, एक रेखा है, और इसके अलावा मास्टरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और एक EMQs बुक है, आई थिंक क्या किरवानी नेम है, मुझे ना नाम इतने मुश्किल हैं, मुझसे बोले नहीं जाते, तो बस ये ऐसे ही है। तो ये 5-6 बुक्स हैं, तो ये कर सकते हो। लेकिन वो तुम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गलतियां हैं। फिर प्रॉपर थ्योरी अगर रीड नहीं की हुई तो गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो फिर ये जो 60% है ना, ये MRC2 का जो आपने बुक्स करनी है, वो फिर आप मॉड्यूल वाइज कर लो। हम आज से स्टार्ट करनी है ये एक्टिविटी। मेरा तो दिल था, स्लाइड में चला ही नहीं रही, मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ जहाँ ये अभी दिस वे टू अकम्प्लिश योर गोल्स लिखा हुआ है। तो और आई वाज टेलिंग यू, हाँ 60% अगर आपने पास होने के लिए अगर 100% की जरूरत है, तो 40% थ्योरी है, थ्योरी कंटेंट है, और 60% है आपके एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में मॉड्यूल वाइज हमने प्रैक्टिस बुक्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है? इसमें MRCG2 के पेपर्स कर रहे हैं। MRCG2 प्रैक्टिस, MRCG2 के जो पेपर्स हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट में दिल खुश हो जाएगा जब पेपर तुम अटेम्प्ट कर रहे होंगे कि ये तो मैंने देखे हुए हैं। लेकिन की वो नहीं करनी जो हम करेंगे। हम दे विल रिपीट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि EMQ को रिकॉल करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। एक 5-6 पैराग्राफ की 5-6 लाइंस का पैराग्राफ, और उसके साथ कोई 16 चॉइसेस, ये कोई भी आके रिकॉल नहीं कर सकता। तो जो वो रिकॉल करेगा, इसका मतलब है वो एग्जाम क्वेश्चन तो नहीं है। तो आपने हम जो फिर वो पेपर्स क्रिएट करते हैं, वो हम कॉन्सेप्ट पे करते हैं कि समवन आस्क्ड फ्रॉम ऑन्कोलॉजी के सर्वाइकल कैंसर प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट क्या है। ठीक है? कब कीमो करनी है, कब रेडियोथेरेपी करनी है, कब नहीं करनी, और क्या मोड ऑफ डिलीवरी है, क्या टाइम ऑफ डिलीवरी है, ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो बस हम वही कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो जैसे मर्जी कॉम्बिनेशंस में दें। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको बस पता है, आपने ठग से की तो लगा ही लेनी है। तो यहाँ 40% आपकी हेल्प आपकी अच्छी थ्योरी कर रही है। तो पूल में एक तो मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस बुक्स हैं, फिर MRCG2 के पेपर्स हैं, वो भी जाइंट पेपर, इतने पेपर्स हैं, इतने ज़्यादा पेपर्स हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम अगर मर खप के लास्ट 10 ईयर के भी करेंगे, 2015 से 2025, ये भी इतने ज़्यादा है। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद कुछ ना सब कॉलेज की सब्सक्रिप्शन पूल है, जैसे BCSP कॉलेज का तो नहीं है, खैर ये प्राइवेट है, लेकिन जिसने भी बनाया है भाई बहुत ही अच्छा बनाया है। भाई हमें क्या, हम तो उसको प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है? मास्टर MRCG, ये भी प्राइवेट पूल है, लेकिन अच्छा है। अब ये नहीं है कि ये पेपर में आएगा, लेकिन अगर ये पूल प्रैक्टिस कर लोगे
तो आपको समझ आ जाएगी कि डिफिकल्ट सिनेरियोज़ के बस कैसे बन रहे हैं और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। और अगर एक एमसीक्यू नहीं आता, गलत हो गया, तो क्यों गलत हो गया? उसके लिए दोबारा थ्योरी टेस्टिफाई करोगे, तो पढ़ाई इस तरह भी तो हो जाती है। तो इस तरह इनके क्वालिटी क्वेश्चंस ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप आपके टॉपिक की टू द पॉइंट रिवीजन हो जाती है। इसके अलावा कॉलेज का अपना कोर्स होता है एंड पे जाके। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन 5-6 आ जाते हैं। अच्छा, वो उस कोर्स में भी कोई 250 क्वेश्चन ही कवर कराते हैं, वो भी हम करेंगे। हम करेंगे जो पास्ट पेपर्स हैं और ये जो डीजीएसपीआर, मास्टर एमआरसीओजी का पूल और ये जो कॉलेज का अपना पूल है, इंक्लूडिंग द स्ट्रैटोजी पूल, वो भी रिसेंट करेंगे। मेरे पास 2023 तक की कलेक्शन है। अच्छा, तो ये हम क्रैश कोर्स में करेंगे। अब ये क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा? नवंबर में। नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं। ट्रस्ट मी, अब 2 मंथ्स में आपने थ्योरी करनी है और 2 मंथ्स में आपने इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप स्मार्टली तैयारी करते हो ना, तो थ्योरी के लिए जस्ट ट्रस्ट ऑन द लेक्चर्स, राइट? और बाकी आप ये क्वेश्चंस करो, क्योंकि इन क्वेश्चन में गलतियां करोगे पहली दफा में, और फिर जब आप काउंटर चेक करोगे कि क्यों गलती हुई है, या डिस्कशन में हम बताएंगे, तो आपका वो जो कमी थी उस टॉपिक की, वो पूरी हो जाएगी, थ्योरी इस तरह पूरी हो जाएगी। और ये 60% एक्टिविटी है आपके पास होने की। तो इसलिए आप ज़्यादा लालची नहीं होना, बहुत सारे टोक आर्टिकल्स फलाना ढमकाना ना पढ़ो। जो लेक्चर बना रही हूँ ना, वो चुप करके वो तुम लोग ले लो, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सच में। ठीक है? तो पास हो जाओगे, जनवरी में हो जाओगे पास, ट्रस्ट मी। ठीक है? ये एग्जाम स्मार्ट होने का है, एग्जाम है ना कि कोई डंकी वर्क करने का है। और सच पूछो तो जब मैंने अपना पार्ट 2 दिया था ना, तो आई हैव नॉट डन ऑल टोक जब खुद किया था, क्योंकि एफसीपीएस किया हुआ था और एफसीपीएस में इतने टोक करते नहीं है, मैंने भी नहीं किए थे। और हाँ, जीटीजी नाइस, और फिगो का झगड़ा अच्छा तगड़ा था, और बज़ का पहले ही पता था। और ट्रस्ट मी, अब ज़्यादा ही हो जाएगा फेंकना, लेकिन एमआरसीडी 2 की बुक्स भी नहीं कर पाई थी। लेकिन ये था कि चलो एफसीपीएस में जो सिलेक्टेड कराती थी तो आइडिया था, तो इतना ही करके पास हो गया था। ठीक है? इतना ही करके मोर देन 75 मैंने ले लिया था। तो स्मार्ट हो, पास तो हो गया ना, तो 65 वाला भी पास हो गया, 75 वाला भी हो गया, 85 वाला भी हो गया, बजाय इसके कि 100% के चक्कर में पड़ती। वो तो फिर कभी भी नहीं आता है। अच्छी आइडियल तैयारी जिंदगी में कभी नहीं बन पाती। मेरी मेरी तो अपनी जिंदगी में कोई कितने पेपर दिए हैं, एग्जाम से एक दिन पहले हमेशा लग रहा होता है कि नहीं आता, और रिफंड ही करा लूं तो बेहतर है। मतलब ऐसे हालात, और जो वो एग्जाम पास भी हुए हैं। तो प्लीज बी स्मार्ट, निकालो इस पेपर को, आगे पार्ट 3 की तैयारी शुरू करो। ठीक है? तो इसी पे थोड़ी ना बैठे रहने हैं। और जो कोर्स हमने ज्वाइन किया है ना, ये कोर्स जो बंदी ले रही है ना, शी इज वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल। ठीक है? उसके साथ आपने एफसीपीएस भी किया, बहुत सारे कोर्सेज किए, कर लिए ना। तुम इसी कोर्स पे, इसी एग्जाम में नहीं बैठे रहना, ये हो जाएगा। द वे आई एम एक्चुअली कोचिंग यू, बाल सफेद हो गए इसको पढ़ा पढ़ा के। चलो, अच्छा, तो स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या है? यस, यार लेस इज मोर। सुकून से, शराफत से, जीटीजी नाइस, अपनी फिगो, और जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि आप देखोगे पास पेपर में हर दफा ही आ रहे हैं, चाहे 2009 के हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ इन्वर्जन। ठीक है? इस्तेमाल इतना पुराना है, कोई जटिल तो है नहीं इसकी। तो वही तुम्हें समझ आ जाएगी, वही बार बार आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट इन्हीं से रिपीट करेंगे। ठीक है? और बस आप यही करो, लो अपने मोर देन 65, आगे पार्ट 3 की तैयारी करो, क्योंकि 100% की तैयारी का मतलब ये है कि भाई फिर यू रियली हैव टू स्टडी 4 to 6 आवर, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो सिलेबस फिर 1 ईयर लगता है, और वो करने के बाद रिवाइज नहीं होता, आपको खुद से ही नफरत हो जाती है इतना पढ़ पढ़ के। तो लेस इज मोर, लेस इज मोर एंड लेस इज मोर। ठीक है? बी वाइज, बी स्मार्ट। तो हाउ टू स्टडी स्मार्ट? कलर कोड्स बना लो। अभी कलर कोडिंग शायद इतना थ्योरी में इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना जब आप क्रैश कोर्स के साथ थ्योरी रिवाइज करोगे तब इम्पोर्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तो एक दफा लेबर कर लिया मेरे साथ, अभी तो किया नहीं तुम लोगों ने, इस कोर्स में हम करेंगे, लेट्स अज्यूम कर लिया। नहीं, जनरल गाइनी कर लिया, चलो वही अज्यूम कर लेते हैं। तो जनरल गाइनी तो एक ही दफा पढ़ा है ना, पीसीओ, पीएमएस, एचआरटीज। बाय द वे, हाउ वाज योर जनरल गाइनी? कैसा रहा जनरल गाइनी? सनोबर, साइमा?
दिल जान लगा दी थी मैंने उसमें फर्स्ट में। मैम मैंने यूरो गायनी से ज्वाइन किया था। जनरल गायनी और इनफर्टिलिटी मेरा मिसिंग है, अभी मैं इंशाल्लाह उसको कवर करूंगी। ओके, यूरोगाइनी में वो सबसे फजूल टॉक आर्टिकल है, यूरिनरी टेंशन वाला, आई थिंक उसमें हम लाइव भी थे, किया था वो। जी जी, वो अटेंड किया था मैंने। तो ओके, सो कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और हमने पार्ट 1 भी आपके साथ किया है, और लेक्चर आपके वाकई मच मोर इनफ होते हैं। हमने किसी बुक को हाथ नहीं लगाया था। मुझे याद है हमने सिर्फ आपके लेक्चर्स सुने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 80% में पास किया था। हाँ, मैं इस टोकन ऑफ एप्रिसिएशन को लूंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ ना, मैं कोई कोई और अच्छे क्या कह सकती हूँ, अच्छी बीवी भी नहीं हूँ। शायद एक अच्छी सीईओ भी नहीं हूँ, लेकिन वन थिंग आई रियली एडमिट कि जो टॉपिक की अप्रोच है एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाना, अगर मुझ में कुछ अच्छा है ना तो बस यही है, ट्रस्ट मी। और ऐसा नहीं था कि ये मैं शुरू से ऐसी थी, ये 2019 18 में पास किया था, तो उससे आगे चलें तो 2025 का सफर है, जिसमें मैंने हर टॉपिक को कोई 3-4 दफा हर साल पढ़ाया है, और उसको पढ़ा पढ़ा के सीखा है कि ये यहाँ से समझ नहीं आ रहा, यहाँ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, एग्जाम के बाद ये फीडबैक था, ड्यूरिंग सेशन ये फीडबैक था, यहाँ ये गलतियां कर रही हैं, मॉक में ये रिजल्ट है। आई एम गोइंग टू अपडेट माई सेल्फ, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊंगी इनको समझ आ जाए, कैसे पढ़ाऊंगी एग्जाम में ये गलती ना करें। और अब तो मुझे समझ आ गई है, मतलब 200 के 200 वो टॉपिक्स और वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके पेपर में आने हैं ना, ट्रस्ट मी, आई नो देम। और मैंने इस पे भी आपका लेक्चर दिया था कि ये 200 क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं। हैव यू अटेंडेड दैट? हम्म, जरूर देना, अगर आपने ये मिस भी किया है तो फिर आप बड़ी स्मार्ट स्टडी करोगे, क्योंकि आपको पता है 1000 टॉपिक्स हैं, इसमें से 200 तो आने आने, और ये 200 ही हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से वो हमें टेस्ट करेंगे। हमने ड्यूरिंग प्रेपरेशन इनको ज्यादा फोकस करना है, दैट्स इट। और वो लेक्चर का एम और थीम भी होते हैं। चलो, तो कलर कोडिंग पे हम थे, देखो थ्योरी में जैसे यूरोगाइनी आपने पढ़ा, इसमें हमने कितने मेन टॉपिक्स पढ़े होंगे? जैसे हमने इसमें पॉप क्यों किया, राइट, इसमें मेन टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, इसमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, यस, इसकी नाइस थी, ओके। और इसमें पोस्ट हिस्टेक्टमी वॉल प्रोलैप्स है, और यूरोडायनामिक्स है, ठीक है, यूरोडायनामिक्स। और इसके बहुत सारे टॉक है, बहुत सारे टॉक्स हैं, जिसमें लाइक मैश कॉम्प्लिकेशंस के थे, वो यूरिनरी रिटेंशन के थे, और प्रेगनेंसी में इनकॉन्टिनेंस कैसे मैनेज करनी है, या प्रोलैप्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी, अगर हिडन इनकॉन्टिनेंस है वो कैसे देखना है, बार्थलिन कैसे देखना है, ये थोड़े मोटे मोटे थे जो हमने किए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। आपने बोला पार्ट बी भी बना दो, मैंने कहा पार्ट बी बना तो दूंगी, वो 3 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है इतना खास, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो स्किप किया, और क्योंकि सिर्फ यूरोगानी नहीं करना ना, आगे 13 मॉड्यूल्स हो रहे हैं, तो फिर रिवाइज भी नहीं होगा। तो यूरोगानी में सिर्फ 12 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, बल्कि 10 कह लें। तो एक तो पाप क्यू से आएगा डेफिनेटली, वो स्टेजिंग पूछेंगे, और स्टेजिंग टीवीएल देख के खुद ही निकालनी होती है, या फिर स्टेज देंगे और रिट्रोग्रेड पूछेंगे कि क्या मैनेज करना है, राइट। यूरिन इनकॉन्टिनेंस देंगे, डेफिनेटली देंगे, इसमें कब कल्चर कराना है, कब कुछ नहीं कराना, और वो बीपीएस का हमेशा एल्गोरिथम इसमें से देना देना है, 2-4 ईएमक्यूज उन्होंने, ठीक है। 2 यहाँ से आगे, प्रोलैब से 2 आगे, पॉपक्यू से 2 आगे, इनकॉन्टिनेंस से 2 आगे, यूरोडायनामिक्स से 2 आगे। देखो मेन जीटीजी नाइस से ही सब कुछ कवर हो गया है, तो यूरोडायनामिक्स पे टोक है बेसिकली, और इस पे भी रिटेंशन पे भी, इनसे भी एक एक आ जाता है। तो जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं वो तो मेन से ही कवर हो गए, और जो 2 या 3 हैं उनमें जो टॉक रिपीट हुए हैं वो भी हमें पता है। तो आपने जरूर वो सारे 40+ टॉक करने हैं, क्यों करने हैं, ठीक है। उनके इंपॉर्टेंट टेबल्स ही होंगे ना, वो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया, उनकी उनकी कंप्रीहेंसिव शॉर्ट समरीज ही थोड़ी बहुत ही आ सकती है, वो मैंने पहले टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, वो पढ़ ही लो तो काफी है। हम तो फिर भी उसको डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ भी दो तो इट्स ओके फाइन, बट ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपने वो 200 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, वो टॉपिक्स अगर आप अपने साइड पे रखो, उनको नोट डाउन करके बना लो ना अपना कोई, लिख लो छोटे छोटे हिंट्स कि ये 200 हैं, या अगर यूरोगाइनी पढ़नी है, या अभी हम ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये क्वेश्चंस आने हैं, जैसे स्टेज के और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट के ना, तो ये तो मैंने जरूर करना है। तो जब आप ऑन्कोलॉजी रिवाइज कर रहे हो ना, तो कलर कोडिंग इसमें यहाँ यूज कर लो कि
एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं आप उनको लेट्स अज्यूम दे आर ग्रीन, तो उनको ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। आप हाइलाइटर ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिंट आउट कराने की जरूरत नहीं है। तो कलर कोडिंग से सेकंड रिवीजन में सिर्फ वही पढ़ लो। और बल्कि मैं तो तुम्हें कहूँगी तुम ये काम भी ना करो, बिकॉज स्टडी मटेरियल और ये हाईलाइटेड चीज़ें और स्मार्ट कार्ड्स तो आपके वैसे ही स्टडी मटेरियल का पार्ट है, और सेम लेक्चर की पेज मेमोरी है ना। तो कलर कोडिंग से भी जान छूट गई तुम लोगों की। अगर करनी है, अगर लाइक अच्छे कैंडिडेट और होना भी चाहिए, इतनी तो सेल्फ एफर्ट करनी चाहिए, तो इस तरह से आप एग्जाम क्वेश्चंस को एक कलर दे दो, हर एक को ग्रीन ना करो, फिर तो ग्रीन मारकर हाथ लगा नहीं और पूरा कुछ ग्रीन हो गया, नो। बाकी येलो कर लेना, बट ग्रीन इज गोइंग टू यू हैव टू रिवाइज इट अगेन, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक तो ये स्मार्ट तैयारी ये है कि 40% अपनी एफर्ट, एनर्जी, स्टेमिना थ्योरी पर लगाओ, जिसके लिए लेक्चर ही काफ़ी हैं। अगर 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे होते हैं, तो फिर मैं कहती कि पढ़ो भी, पीडीएफ भी ओपन करो। तसल्ली कैसे हो सकती है आपकी? बट अब कर लो ना तसल्ली, तसल्ली पे आंखें बंद कर लो अभी। तसल्ली के चक्कर में फिर जनवरी से आगे चले जाओगे। अच्छा, तो दूसरा ये कि 60% जो एनर्जी लगानी है ना, वो एग्जाम क्वेश्चन पे लगानी है, ठीक है। और वी हैव द बिगेस्ट एक्चुअली लाइब्रेरी ऑफ क्वेश्चंस। दुनिया भर में कोई क्वेश्चन पॉसिबल है ना, तो वी हैव दिस। तो अगर ऑन्कोलॉजी पे ही तुम 5 से क्वेश्चन ड्रिल कर लोगे, अल्टीमेटली सब कुछ मिला के, टॉपिक वाइज भी मिला लो, प्रैक्टिस बुक्स भी मिला लो, पास पेपर भी मिला लो, बिजी एसपीआर, मास्टरिंग, स्ट्रैटेजी, कॉलेज का अपना बुल, तो 600 तो हो गए। 600 तो कॉन्सेप्ट्स नहीं है ऑन्कोलॉजी में, है ना। इतनी दफा रिवीजन हो जाएगी। तो ये जो 60% है ना एनर्जी, ये आपने ये 600 क्वेश्चंस पे लगानी है, और फिर इनको अच्छे से करना है कि इसमें बस ये था, ठीक है, इसमें बस ये है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसकी कोई मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ठीक है, वो बस यही हिंट दे रही है, और उसकी एज भी कोई 50 ईयर है, और उसको हो गया है पोस्ट प्रोलैप्स हो गया है, ठीक है, और वो सेक्सुअली भी एक्टिव है। इस तरह के काफी सिनेरियोज आएंगे, बहुत सारे। और वो हर तरीके से तुम देखोगे, किसी में वो सैक्रोसेरोपेक्सी कर रहे होंगे, किसी में सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन कर रहे होंगे। फिर तुम्हें ये बस रट जाएंगे कि जब मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है, इसमें लेप्रोस्कोपी तो कर नहीं सकते, और सैक्रोसेरोपेक्सी लेप्रो से ज़्यादा अच्छी होती है। ओपन भी नहीं करनी, अच्छी बात, क्योंकि दोबारा से डीएन वाली जगह पे वेस्कुलर इंजरीज बढ़ जाती हैं, बाउल गट इंजरीज, ये सारी हो जाती हैं। तो चुप करके वजाइना से अप्रोच कर लेते हैं। फिर आप कहोगे नहीं सेक्सुअली एक्टिव भी है वो, फिर ये डिस्ट्रैक्टर है और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सेक्सुअली एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो कॉम्प्लिकेशन से मर जाए। नहीं मारेंगे ना, इस पे आंखें बंद कर लेंगे, इसको देखेंगे भी नहीं सेक्सुअली एक्टिव को, और इसकी सह कराएंगे। हाँ, अगर मेजर एब्डोमिनल सर्जरी नहीं हुई तो फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज बट फिर करेंगे सैक्रोसेरोपेक्सी। गॉट इट। थिंग इज दैट के ऑन्कोलॉजी पे तो नहीं हुआ, ये तो यूरोगैनी की बता दिया। चलो, यूरोगैनी के 400 क्वेश्चन है, तो तुम ये 400 क्वालिटी क्वेश्चंस के थ्रू अपनी थ्योरी को टारगेट करोगे, और वही कंसेप्ट तुम्हारे पेपर में आएंगे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ना भी आए, प्रोलैप्स पे तो आना ही आना, एक की पैसरी होगी, पता ही है तुम्हें, ठीक है। और हर तरह की पैसे दे देंगे उठा के, स्पेस को पाइन प्लांटम का नहीं, वो कार्ड में कवर हो गई है ना। तो 60% अपनी एफर्ट कहाँ लगानी है? प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और एग्जाम किसकी बेस्ड पे बनेगा? अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थ्योरी भी अच्छी हो रही है, स्पीड भी बढ़ रही है, एग्जाम भी एसबीए और ईएमक्यू बेस्ड है, आप प्रैक्टिस पिछले 4 महीने से यही कर रहे हो। आपको तो बस ऐसे रट जाएंगे ना कि आप आराम से, वो जो आपके 6 आवर का लॉन्ग टायरिंग एग्जाम है, वो इतना हैप्पी एग्जाम होगा, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, इतना ग्रे मैटर भी नहीं यूज करना पड़ेगा। ये पेपर आराम से स्मार्टली ऐसे ही पास हो सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट नो कि कहाँ एनर्जी वेस्ट करनी है। अगर आप की एरोडायनामिक्स खुद पढ़ोगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। आपने खुद नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ मेरा लेक्चर सुनना, वो बस काफी है, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट इज दैट, हाँ, स्पेस रिवीजन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, थ्योरी है या आपने एमसीक्यूज के बस लिखे हैं, वन लाइनर, जो भी आप जिसको भी रिलेट करते हो। स्पेस रिवीजन से मुराद है कि अपनी मेमोरी सर्किट्स को ना टेस्ट करना दोबारा से आफ्टर सम टाइम। और यूजुअली 6 दिन के बाद चीजें भूलने लग जाता है इंसानी दिमाग ना। तो हर चीज ही, हर एक चीज को एक स्टोरी की तरफ बयान किया जा सकता है। अभी रिसेंटली वल्वल कैंसर हमने किया है ना, तो उसी की स्टोरी बनाई जा सकती है।
बल्कि अभी अभी हमने कल सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी किया है और सर्वाइकल कैंसर की फिगो की है, उसकी स्टोरी बन सकती है कि ये जो है स्टेज वाइज इस तरह से वन होगा, फिर आगे फैलेगा तो 2 में चला जाएगा, फिर 3 में चला जाएगा, पेल्विक नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, हाइड्रोनेफ्रस जाएगा और 4 में इंटरेस्टिंग मेड्स आ जाए। फिर उसकी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट आप एक स्टोरी की तरह क्रिएट करो और फिर रिकरेंस को स्टोरी की तरह क्रिएट करो, कौन सी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है और रिकरेंस में क्या बजवर्ड है और रेडिकलिस्टिक में क्या टाइप्स हैं, इनकी क्या बजवर्ड है। तो अगर लेक्चर सुनने के बाद इस तरह की स्टोरी क्रिएट करो और टेल यूर सेल्फ बाय मेकिंग माइंड मैप्स, एरोज, एल्गोरिथम्स, जैसे भी आपको दिल चाहे, या इवन रिकॉर्ड कर लो खुद को और उसको अपने स्टडी ग्रुप में जो आपने 6 दिन के बाद दोबारा ओपन करना है, ठीक है, तो उसमें डाल दो और 6 दिन के बाद ये जो 5 मिनट का वॉइस नोट है या जो ये आपका माइंड मैप बनाया आपने, इसको एक दफ़ा देख लो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बस रिवाइज होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रिवाइज करनी है, ठीक है, वो कंसेप्ट आपके दोबारा आगमेंट हो गए। और फिर ये चीज़ें तो ऐसे इनकी वो लग जाएगी ना, रेल ही लग जाएगी आखिर के 2 महीने में, बार बार वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन, लाइक यू विल लव दिस। तो इस तरह से आप आराम से स्पेस रिवीजन करो तो आपको भूलेगा नहीं। फन निमोनिक्स बना सकते हो, फन माइंड मैप्स बना सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा, और ये बिल्कुल पैसिव रीडिंग है, ऐसे आपको लगता नहीं है कि आप बैठे हो स्ट्रेस में कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आखिर में मैं एक मैप दिखाती हूँ, अम, आखिर में क्यों दिखा दूँ, अभी दिखा दूँ। ओके, हाँ देखो ना, ये जैसे ये एक हाँ सर्विक्स जो है इन्वेजन बियॉन्ड यूट्रस चली गई है, लेकिन लोअर थर्ड ऑफ वजाइना या पेल्विक वेल्व इन्वॉल्व नहीं की हुई, तो उसी जगह पे फैला दो, ठीक है। जस्ट एक अभी 1 मिनट दो मुझे, फिर मेरा लैपटॉप ना वो हैंग हो गया, नजर नहीं आ रहा तुम्हें, आई नो।
डॉक्टर हिरा, हमें अब वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही बच्चे आपको? हमने म्यूट किया था तो चलो तो एक मिनट ओके। तो वैसे बता रही हूँ कि आप ना स्मार्ट कैसे रीडिंग को याद कर सकते हैं, भूलती है तस्वीरों से याद कर स्टेज। ठीक है, यस। हाँ तो बोरिंग वन के स्टेज वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। अच्छा फिर वन में वन ए वन बी, फिर वन ए टू, फिर वन बी में बी वन बी टू बी थ्री, फिर टू ए, फिर टू बी, फिर टू ए में ए वन ए टू, फिर थ्री ए थ्री बी थ्री सी, फिर सी वन सी टू, है ना, सो मेनी थिंग्स। ये ना आप ट्रस्ट छोड़ देते हो कि ये तो मुश्किल है, आप दिमाग भी बोर हो जाता है। तो तरह से, और स्टेजिंग कॉम्प्लेक्स है, बलवा की भी मुश्किल थी, सर्विक्स की भी, और एंडोमेट्रियम तो अभी आप करोगे वो ज्यादा इससे है डिफिकल्ट। तो इस तरह से बनाओ तस्वीरें, इस तरह से याद कर लो। देखो ये आना ही आना, दिस इज एग्जाम स्टेशन, स्टेजिंग नहीं आना आना। समटाइम वो एक EMQ आता है, 2 SBS भी सिर्फ स्टेजिंग से आ जाते हैं। और जब तक स्टेज याद नहीं होगी तो आप स्टेज वाइज ट्रीटमेंट तो नहीं प्लान कर सकते, ना प्रेगनेंसी में ना नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में, राइट। तरह से याद करो कि अगर सिर्फ सर्विक्स में है तो टीमर येलो करके सर्विक्स में आ गया, ठीक है। अगर अगर जो है अपर वजाइना में है तो अपर वजाइना में आ गया, लोअर में है तो लोअर में आ गया, किडनी में जा रहा है तो किडनी बना दी, नोड्स में आ रहा है तो नोड्स बना दिया। इस तरह से आप रिटेन अच्छा कर। adjacent organs में आ रहा है, स्प्रेड हो गया, आप आपको फिर ना आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी बन जाएगी। यही अब आजकल लर्निंग माइंड मैप से ही होती है, बहुत माइंड मैप्स जो हैं लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है। थोड़े से हिंट लगा लो। मैंने इसी बेस पे आपकी स्टडी मटेरियल डिसाइड बनाया कि 1A में माइक्रो है, 1B में मैक्रो है, ठीक है। एक मेजर क्लासिफिकेशन कर लो। 2 आ गया तो आउट हो गया फ्रॉम सर्विक्स, मतलब वजाइना में चला गया, पैरामीटर में चला गया। 3 आ गया तो आउट हो गया है वजाइना, अब लो में आ गया, उससे भी आ गया और सब फैल गया पेल्विक वेल में या लिम्फ जो पेल्विक है वहां। वो तो पहले 7 ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, जैसे बस ये सब चीजें बन गई। तो इस तरीके से लॉजिकली करोगे तो फिर माइंड का स्ट्रेस नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप से ना तस्वीरें बना लो, फिर उसमें पहले बिग डिटेल्स ऐड करो कि स्टेज 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। फिर उसमें मजीद माइनर डिटेल्स ऐड करो कि 1A क्या है, 1B क्या है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे 1A में मजीद डिटेल्स ऐड कर लो, 1A 1 ठीक है। इस तरह से यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा बाकी स्टेज बाय स्टेटमेंट का मेरा जो अपनी एक्सपर्टीज है ना, ये टेबल्स बेकार हैं, ये याद नहीं, इनसे बस स्ट्रेस होता है। और मैं आइंदा इस तरह के टेबल्स नहीं बनाने वाली, कम बनाऊंगी मैं, ठीक है। वैसे तुम लोगों की क्या ओपिनियन है, ये टेबल याद रहते हैं? जी बेटा, जी डॉक्टर हिरा, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है, तू देख। जल्दी याद भी हो जाती है। हम्म। ये बहुत सिंपल टेबल है, मुझे बहुत अच्छी लगी है और देखने में भी अच्छी है, ज्यादा कुछ लेकिन मटेरियल भी नहीं, आई फ्रेंडली भी है। ये इसमें इतने सारे वो हैं लोगोस, और मुझे लगता है ये लोगो भी मुझे सेट करना चाहिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ना। मैं कम करूंगी, बस मैंने सोचा है कि नेक्स्ट तुम लोग ना पिक्चर के थ्रू पढ़ो, ठीक है। ये ज्यादा तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, राइट। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है। जी जी, मेरे पास भी वॉइस ठीक है। ब्रेक हो रही है आपकी। तो देखो अभी हमने स्टेज पर, तो फिर हमने दूसरा जो effort करेंगे, अच्छा अब ठीक आ रही है आवाज?
इज इट क्लियर नाउ? अब सही आ रही होगी, बोल दो बस। जी जी अब सही है। अच्छा, तो फिर आपने जब आपको पता चला ना कि 1A क्या है, माइक्रो डिजीज है, तो माइक्रो इन्वेसिव डिजीज में कौन बायोप्सी चल जाती है, कौन बायोप्सी ना हो तो सिंपल ट्रैकेलेक्टमी चल जाती तो भी चल जाती है if they are cancer, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सर्वाइकल कैंसर की बात है, अगर कैंसर में आउट है ये different। अच्छा, अगर एलवीएस यहाँ पे आएगी ना, एलवीएसआई में कहानी चेंज है, उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हम ऑप्शन में नहीं देते होते, ठीक है। फिर 1B आ गया, 1B में एक्सेप्शन है, एक तो इसकी अपनी कट ऑफ है 2 सेंटीमीटर और एक है 500 तक सिंपल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, अब जबकि मोर देन 500 बट स्टिल इफ इट इज 1B1 तो रेडिकल प्रोसीजर्स करेंगे। अगर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करनी है तो रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी, और अगर नहीं करनी है तो हिस्टेक्टमी, ठीक है। 1B2 में तो प्रेगनेंसी आउट हो चुकी है, तो इसलिए करनी ही हिस्टेक्टमी है, तो ट्रैकेलेक्टमी आउट हो गई। फिर B3 में से लेके 2A तक यंग पेशेंट में रेडिकल हिस्टेक्टमी होगी और ओल्ड पेशेंट में कीमो रेडिएशन होगी। और 2B से 4A तक चाहे ओल्ड है चाहे यंग है, सबकी पैलिएटिव, सबकी कीमो रेडिएशन होगी। अगर कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है तो फिर पैलिएटिव होगी, वरना फिर नॉन पैलिएटिव होगी। पैलिएटिव का ताल्लुक स्टेज से नहीं है, पेशेंट के परफॉर्मेंस स्टेटस से होता है। और 4B में तो like even we can conceive a lot of other palliative procedures including radiotherapy, including surgeries as well, stoma बनाने हैं, fecal root divert करना है, ठीक है। अच्छा, और अगर रिकरेंस हो गई है, अगर पहले पेशेंट की सर्जरी हुई है तो अब रेडियोथेरेपी कर दो, अगर पहले रेडियो हुई है तो, अगर सेंट्रल रिकरेंस है तो एक्सेंटरेशन कर दो। तो ये प्रॉपर सारी तुम लोगों की स्टेजिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी अगर आ जाती है तो ये प्रेगनेंसी का अलग से हम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ इन्होंने पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलो अप लिखा है फिगो ने, कि फॉलो अप विद 3 मंथली पैप स्मीयर फॉर 2 years, देन 6 monthly फॉर नेक्स्ट 3 years इज रिकमेंडेड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रो इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। ये उस पेशेंट का है जिसकी हमने हिस्टेक्टमी नहीं की थी, कंजर्वेटिव सर्जरी की थी प्रेगनेंसी की वजह से। अब उसकी रेजिडुअल डिजीज का खदशा है वहां से ज्यादा रिकरेंस का, तो ये उनका फॉलो अप है। लेकिन ये फॉलो अप ना फिगो का डिफरेंट है और जो NHS है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे वो 3 मंथली, फिगो ने 3 मंथली लिखा है ना, तो NHS ने बोला 6 मंथली, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बट एनीवे, तो 1A1 में तो कौन बायोप्सी हो जाएगी, ठीक है। 1A2 में भी अगर लिम्फ नोड डायसेक्शन नेगेटिव आई है तो कौन बायोप्सी ट्रैकेलेक्टमी हो सकती है। 1B1 तक अगर प्रेगनेंसी बचानी है तो ऑब्वियसली स्टेक्टमी तो नहीं करनी, इसमें ट्रैकेलेक्टमीज हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिंपल ट्रैकेलेक्टमी, या अगर मैं बोलूं कि एग्रेसिव या रेडिकल, तो फिर आपने देखना है कि लेस देन 500 है तो सिंपल कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर करेंगे ट्रैकेलेक्टमी बट रेडिकल करेंगे, ठीक है। और एक अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हो ना, तो जब आप ट्रैकेलेक्टमी कर रहे हो उसी वक्त सर्कलाज लगा दो, ठीक है। या फिर ये पेशेंट को आप फॉलो अप करोगे, अगर आपसे मिस हुआ है सर्कलाज और प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर हैं तो प्री प्रेगनेंसी लैप्रोस्कोपिकली, ठीक है। अच्छा, तो यस, अब मैं दोबारा जा रही हूँ उसी टॉपिक पे जहां हमने छोड़ा था, हाउ टू स्टडी स्मार्ट। तो एक तो हमने कहा कि लेस इज मोर। अब इतना बड़ा ये कैंसर है, इसमें अगर तुम ये 5-6 क्वालिटी माइंड मैप्स बना लोगे तो तो जो एग्जाम में आना है वो तुमने पहले ही कर लिया, ठीक है। जो एग्जाम में आना है वो ग्रीन है, ये स्मार्ट स्टडी हो गई। और ये जो वैसे तो हर टॉपिक, लेकिन जो टॉपिक्स आपने वो 200 जो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने आपके पेपर में, आपने उनकी लिस्ट बनाई हुई है, तो वो टॉपिक्स तो जरूर स्पेस रिवीजन में ऐड करें
और उनको 6 दिन के बाद अगर फ्रेशली किया है तो दोबारा जरूर रिवाइज करें। जिसका तरीका ये है कि वो माइंड मैप से देख लोगे, वो क्विकली देख सकते हो, या फिर जो आपने एक स्टोरी टेलिंग की है खुद को ही बना के खुद को भेजा है वो, ठीक है। तो 1 मिनट। तो ये समझ आया तुम लोगों को? हेलो, हेलो, वॉइस नॉट क्लियर। ओके, अब मैडम तो अब है। क्लियर हो गई है, पहले क्लियर नहीं थी, अब हो गई है। ओके ओके, अच्छा। तो जिंदगी अगर एंजॉय करनी है, एक होता है ना किताबी कीड़ा बिल्कुल काट खाने को दौड़ता है, हाथ पे लगाओ तो, वो नहीं बनना। अपनी अपनी लर्निंग में फन पैदा करो, कलर पैदा करो, ठीक है। तो मुझे मुझे भी अच्छा लगता है जब जिन जिन मेरे लेक्चर्स में माइंड मैप्स होते हैं या कलर ज्यादा होते हैं, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। मुझे बोरिंग स्लाइड्स पढ़ना रिपीट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड यू नेवर सी मी जस्ट रीडिंग द स्लाइड्स, राइट। तो इस तरीके से तुम जिंदगी थोड़ी फनी बना लो, लाइक। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन यू आर डूइंग सीए सर्विक्स, तो आपको पता होना चाहिए इसमें से एग्जाम के टॉपिक्स क्या हैं, वो मैंने जरूर करने हैं और बाकी कचरा मैंने नहीं करना, ठीक है। तो इसका तरीका सिर्फ यही है कि पहले लेक्चर सुन लो। ओनली लेक्चर से समझ आ जाएगी कि मैडम ने बोला था पेपर में ये आता है। तो आपका माइंड ज्यादा उन्हीं एरियाज में अपने अपना कॉग्निटिव लोड जो है वो यूज करेगा और या उठाएगा, और बाकी चीजें वो नहीं फोकस करेगा। मैं नहीं चाहती कि 200 पेजेस पे तुम फोकस करो, ट्रस्ट में। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो एग्जाम टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं तुम उन पे फोकस करो, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर सुन लो। आप प्रोबेबली आप यू विल सी मैम मैम इज मिसिंग मैनी टॉक आर्टिकल, जो कि वो टेलीग्राम पे भेज रही हैं। तो टेलीग्राम पे भेजने का मकसद ये है कि दे आर नॉट एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, मतलब सिलेबस का पार्ट है, आ भी सकते हैं आने को तो, लेकिन एग्जाम टेस्टेड नहीं है, ठीक है। और स्मार्ट अप्रोच के भी अगेंस्ट है, क्योंकि टाइम कम है और करने को करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है। तो इस लिहाज से एग्जाम फॉर्मेट एसबी और ईएमक्यूज बेस्ड है, ठीक है। और ये एसबी ईएमक्यू में से कुछ होता नहीं है। अगर आपका कोई टॉपिक अच्छे से आपको आता है ना, वेरी स्टेप वाइज आपकी इनिशियल अप्रोच सेट है। अब इनिशियल अप्रोच अभी मैंने जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अप्रोच सेट होना, कैसे किसे मुराद क्या है और कहाँ से हमसे ईएमक्यूज आते हैं। ईएमक्यूज हमेशा 90% दे हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि दे विल गिव यू स्टेप वाइज। जैसे अगर रिड्यूस फेटल मूवमेंट्स है ना, आपको आपको ठक से पता है कि सीटीजी करनी है, क्योंकि एसबीएस में सीटीजी है 90%। लेकिन ईएमक्यूज में दे विल गिव यू हिस्ट्री, देन दे विल गिव यू आस्कल्टेट, then they will give you if positive then CTG, if negative then अल्ट्रासाउंड, ठीक है। गॉट इट। चारों के चारों तो हैं, ठीक, चारों ही करते हैं, लेकिन ईएमक्यू में एक ही चूज करना है और वो बहुत इनिशियल होगा, लाइक यू विल स्टार्ट पिक हिस्ट्री, अब बस भी इनिशियल ही होगा। गॉट इट। ओके। इसमें काफी डिस्ट्रक्टर भी आ जाएंगे, आईयूजीआर दे देंगे और उसके डॉपलर के बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, एब्सेंट फेटल मूवमेंट्स कर देंगे, ठीक है। उसमें आईयूएफडी के बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, लेकिन आपने नहीं जानना, क्योंकि पहली दफा आपके पास आई है मूवमेंट कम होने के साथ, तो आपने मूवमेंट वाला ही एल्गोरिथम लगाना है, आईयूजीआर वाला नहीं लगाना, आईयूएफडी वाला नहीं लगाना, ठीक है। तो बाकी वो 10 चॉइसेस होंगी, वो सारा डिस्ट्रक्टर है, वो देखना भी नहीं है। तो इस तरह से अपनी अप्रोच हम सेट कर लेंगे। अब हमने बोला हमने 60% एनर्जी रखनी ही अपने एसबीएस ईएमक्यूज की प्रैक्टिस पे है, और एक मॉड्यूल में 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ट्रस्ट में उन 20 कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट वी हैव 200 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस। तो कितनी दफा वो हमारा टेस्ट हो गया, बस भी हमारी मिस्टेक्स भी, और जो मिस्टेक करोगे तो वो तो फिर हमेशा याद रहती है, ठीक है। तो दिस इज द स्मार्ट वे।
तो retrograde through actually question practice you have to read एग्जाम इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स। इस तरह मत पढ़ो ब्लाइंडली पूरा पूरा टोग आर्टिकल। एक टोग आर्टिकल है, एक सेंटो का टोग आर्टिकल है, वाटर टेंशन हो जाती है, सोडियम कम हो जाता है, बड़ा गंदा टोग आर्टिकल है, लेकिन जब भी पेपर से आता है ना सिर्फ उसकी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, कब अपने नेक्स्ट मॉनिटरिंग करनी है तो आपको समझ आ जाएगी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर करके कि इस टोग में से सिर्फ ये टेबल करना है, तो आपने बस वही टेबल करना है, दैट्स इट। ठीक है, कार्डियक जब तुम करोगे तो कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी का 10 टोग आर्टिकल है, रूमेटिक का डिफरेंट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज का डिफरेंट, एंटीकोगुलेशन का डिफरेंट, पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी का डिफरेंट, उसके अगेंस्ट 2 जीटीजी है, डीवीटी वाली, हेपरिन और वारफरिन वाली, और इसके अलावा रिथमियास का, पैल्पिटेशन का, ठीक है, एक पोस्टल सिंड्रोम है, वो सारे हैं। वो सारे करने बैठ गए तो गए तो बस वो ही करेंगे। लेकिन व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक यू विल सी कि हमेशा उनका जो फोकस है वो ये है कि स्कोर कैसे करना है अगर कोई पेशेंट कार्डियक है, प्रेगनेंसी में आ गया। ठीक है, उसको हेपरिन देनी है या वारफरिन देनी है, मेटालिक है तो वारफरिन और वरना तो फिर हेपरिन, प्रोफाइलेक्टिक देनी है, थेरेपेटिक देनी है, हाई डोज थेरेपेटिक देनी है। ठीक है, वारफरिन कब बंद करनी है और हेपरिन कब बंद करनी है और ये स्टार्ट कब करनी है, प्रोफाइलेक्टिक रेंजेस में और थेरेपेटिक रेंजेस में। ठीक है, और लेबर में आ गई तो मोड ऑफ डिलीवरी क्या और टाइप ऑफ एनेस्थीसिया क्या है। ट्रस्ट मी, ये उनके 15 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा एवरी टाइम दे विल रिपीट इट। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ये एग्जाम बना क्वेश्चन बना के दें। इस पे ये आपको पूरे पूल में कोई 10 SB ST 10 EMQs मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे हमेशा इन्हीं कॉन्सेप्ट से। तो आपने थ्रू एक्चुअली एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो 60% हमारा एनर्जी एरिया है वो हमारे क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू आप ये 15 कॉन्सेप्ट्स हर पॉसिबल वे में बस में टेस्ट कर चुके होंगे, पेपर में भी वही आने हैं। तो इसके लिए वो बोरिंग 10 टॉक इस पर कोई जीटी जो नाइस नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है, डोंट डू इट। वो आप ए से लेके Z तक पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ भी लिया तो अप्रोच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे आता है एग्जाम में तो वैसे वैसे ही हम पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। अगर चलो ठीक है, मान लिया टोक छोड़ दी, बहुत डिटेल छोड़ दी, तो 10 क्वेश्चंस में से अगर तुम लोगों ने 8 भी अच्छे कर लिए हैं, 7 भी अच्छे कर लिए हैं, तुमने तब भी पास ही होना है। अगर वो डिटेल में कर लिया तो एग्जाम अप्रोच नहीं बनेगी, रिवीजन नहीं होगी, वो तो फिर भी तुम 1-2 ही करके आओगे और कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 40% ही रखो थ्योरी, ज्यादा एनर्जी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो शुरू के 4 महीने 40% थ्योरी के हैं, आखिर के 2 मंथ्स क्रैश कोर्स 60% है। ठीक है, लेकिन वो शुरू 2 के जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं वो 60% जरूर है, लेकिन उनकी सारी बेस तब है जब आपने ये 40% की तैयारी अच्छी की है, ये 4 महीने क्वालिटी कंटेंट पढ़ा है। वरना देखो बुनियादें मजबूत हैं तो चीजें आगे ऊपर रखते हैं, वरना वो 2 मंथ्स भी बेकार ही जाएंगे। यू मस्ट उसकी प्रीरेक्विजिट ये जरूर है कि एक दफा आपने फर्स्ट रीड तो की हुई। ठीक है, बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी है तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं MRCG 2 के लिए, और पढ़ी भी है तो भूल जाओ। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे मैं मॉड्यूल पढ़ा रही हूँ वो लेक्चर पढ़ा रही हूँ, आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है, आप खुद से पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो फिर जब खुद से पढ़ नहीं सकते तो फिर मुझे ही फॉलो कर लो अगर जनवरी के लिए कर रहे हो। और तो ये हायरार्की है जीटीजी नाइस। ठीक है, दे इसी से 60% आ जाता है, तो बाकी 5-10% आप टॉक से सिलेक्टेड करके कर लो, जरूर अपनी जिंदगी मुसीबत में डालनी है। ठीक है, बाकी टॉक से सिलेक्टेड वंस कर लेंगे जो जो कि मैं डालती हूँ थ्योरी में। ठीक है, सिलेक्टेड वन सिप्स कर लेंगे, जैसे अभी सिप से वैसे इतना आता भी नहीं है, टेंशन नहीं। हाँ, यूट्राइन एनोमली का सिप है, CMV का नया सिप है, और अभी आया है यही सर्वाइकल कैंसर का, या हाँ बस ये 2, लेकिन ना भी करो तो कुछ नहीं होता इसमें। FSRH सिर्फ माई लेक्चर, बिल्कुल एक चीज ऊपर नीचे नहीं आने वाली। कॉन्ट्रासेप्शन में वो पूछते ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, वो उनके 2 एल्गोरिथम से हो जाएगा। वो पूछते ही यूके मैक है, वो OCP से ही आ रहा होता है मैक्सिमम। ठीक है, और वो पूछते ही मिस्ड पिल है। तो बहुत सारे कितनी FSRH की हैं, 20+ तो की होंगी, लेकिन अगर टेबल्स की है, लेक्चर्स की हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्शन के आप कर लो। फिगो फिगो के साथ जो इसके बम्बार्डमेंट है टोक की, अगर वो ना करो, लेक्चर कर लो स्टेज बाय ट्रीटमेंट,
हो गया ये। अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ फिगो के मिजोप्रोस्टोल के डोजेज हैं। बैश कितना लेंथी है, बट आपने क्या करना है, ये इन्फेक्शन है, ये क्लिनिकल फीचर है, यहाँ से स्वैप करना है और ये इसकी एंटीबायोटिक है और ये रिकरेंस के बाद या रेजिस्टेंस में या एलर्जीज में देना है, दैट्स इट, इतना ही करो। बाकी बाकी जीटीजी नाइस पे फोकस करो ना। कंसर्न एडवाइसेस ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पढ़ाती हूँ, दिल से पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं, लेकिन मैं तो भूल जाती हूँ पढ़ा के, मुझे तो परसेंटेज याद ही नहीं रहती। तो अपना सारा एनर्जी यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक वो यूरेटर ही पूछते हैं ना, बस यूरेटर कर लेंगे अच्छे से, या डायग्नोस्टिक लैप्रो, और अभी हिस्टेरो की जो जीटीजी आई है 24 की, दैट्स इट। तो स्मार्ट स्टडी करने से क्या फायदा होगा, कितना मतलब स्कूल में रहोगे। ठीक है, कोर्स ज्वाइन किया आपने तो लॉट ऑफ ग्रुप्स, तो अभी आप इस तरह ना तंग हो के सारे मुझे ज्वाइन करने हैं, आप मत ज्वाइन करो। इफ यू आर ज्वाइनिंग अस नाउ फ्रॉम O5, अगर आप हमें ऑन्कोलॉजी से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ऑन्कोलॉजी से आपने ज्वाइन किया है, हाँ, तो चलो ये डब्बा समझ लो ऑन्कोलॉजी है, तो भूल जाओ O1 O2 O3 O4 को। मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप मैसअप करो विद ऑन्कोलॉजी, डू नॉट ऐड एनीथिंग। और सिर्फ ऑन्कोलॉजी नहीं, हर ऑन गोइंग मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ लालची नहीं होना कि साथ थोड़ा सा बैश कर लें, थोड़ा सा मेटरनल मेडिसिन के 2 मेडिसिन कर लें, इस तरह से नहीं होता भाई। सिर्फ जो टॉपिक कर रहे हो ना, जो आज का दिन है, बस वही तमीज से करो, जो नहीं किया भूल जाओ, और जो आगे आने वाला है वो भूल जाओ। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन ऑन्कोलॉजी एंड टुडेज टास्क। क्योंकि अगर तुम इसके बाद फोकस नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक विशियस सर्कल है, जिसमें ना आज का टॉपिक होगा, पिछला करोगे तो वो भी नहीं होगा क्योंकि आज का नहीं पढ़ा, आज का पढ़ोगे तो फिर टेंशन होगी पिछला नहीं पढ़ा, फिर दोनों कर लिए तो फिर समझ आएगी कि आगे पता नहीं क्या आ रहा है। जस्ट लिव इन प्रेजेंट, जस्ट लिव इन दिस 24 आवर्स। रोज का 24 आवर का अच्छा सा प्रोडक्टिव प्लानर बनाओ और भूल जाओ कल क्या हुआ तो और कल क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक वे आउट है। इसका वे आउट ये है कि जो हमारा क्रैश कोर्स है वो मॉड्यूल वाइज है। लेबर छूट गया ना आपका, तो जब हम क्रैश कोर्स में 7 डेज देंगे, लेबर को हम 7 ही देते हैं, तो हम एग्जाम ओरिएंटेड रिकॉल्स तो पढ़ रहे होंगे, हमारे जूम सेशंस लेबर के रिकॉल्स पे ही होंगे, वो भी टॉपिक वाइज आई विल ट्राई। तो उसके साथ ही एग्जाम फोकस्ड एरियाज आपने कवर कर लेंगे। लेट्स अज्यूम आपने लेबर अभी छोड़ दिया क्योंकि मैम कवर करा चुकी हैं, आपने तो पढ़ना ही ऑन्कोलॉजी से शुरू किया है। ठीक है, बल्कि मैं ऐसे बोलती हूँ O5 से शुरू किया है, तो आपने बस O5 करना है, ऐसे करना है अच्छे से कि आपकी हाई क्वालिटी कॉन्सेप्ट बन जाए, आपको रिवीजन में मसला ना हो, बाद में गलतियां ना हो। फिर इसके बाद आप O6 पे फोकस करें, फिर आप जब O7 पे आ जाएं, फिर आप O8 पे आ जाएं, फिर आप O9 पे आ जाएं, फिर आप O10 पे आ जाएं, फिर आप O11 पे आ जाएं, फिर आप 13 पे आ जाएं। ऑनवर्ड नो O5 से पढ़ना शुरू करो, भूल जाओ कि कहीं O1 O2 O3 O4 एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, अपने आप को बंदे ने तसल्ली देनी है, खुश रहना है। ऐसे सोचोगे ये भी नहीं किया तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, उसकी कॉस्ट अगला सिर्फ डिप्रेशन है। ना लो, जब हम O13 कर लेंगे, when we will be doing O13, तो side by side we will start our crash course. If you are really appearing in January and you are joining us in crash as well, तो फिर जो मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला मॉड्यूल होगा वो O1 ही होगा, राइट? हम O1 से रिवीजन करेंगे और क्रैश में भी O1 ही रखेंगे, उसमें हम रिकॉल्स कर रहे होंगे और दुनिया भर के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगर हम O1 इनफर्टिलिटी था और उस इनफर्टिलिटी के टॉपिक्स ही टोटल 10 है, 10 भी नहीं है बल्कि क्या है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, इसकी एक नाइस है, एक इसकी OHSS है, अभी इसका रिसेंट एक टॉक भी आया है। 5 टॉपिक्स हैं। इनफर्टिलिटी को 3 डेज देते हैं, लेट्स अज्यूम 3 डेज में साइड बाय साइड आपने इनफर्टिलिटी पढ़ना थोड़ी है, आपने इनफर्टिलिटी का लेक्चर ओपन करना है, उसमें हर इंपॉर्टेंट टॉक जीटीजी नाइस हर चीज कंपाइल है, बस वो सुन लो, वो 3 आवर का होगा। वो सुनने के बाद जस्ट जंप इनटू द रिकॉल्स प्रैक्टिस, जो गलतियां होंगी वो वहां कंप्लीट हो जाएंगी। हालांकि आप इनफर्टिलिटी पहली दफा कर रहे हो, आपने पहले छोड़ दिया था, लेकिन इस तरह स्मार्ट वे में ये बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। फिर इसी तरह O2 स्टार्ट ऐड कर लो, O3 ऐड कर लो, अब आप रिकॉल्स क्वेश्चंस और थ्योरी साथ साथ कर रहे हो। O5 पे आओगे तो आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर? सनोबर? यस मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, समझ आ गया। तो ये इन 4 महीनों Yes, में ma'am. अगर तुम इतना स्मार्ट वे में पढ़ते हो ना एंड फॉलोइंग मी,
ऑब्वियसली विद क्रैश कोर्स। मैं आपको ना 100% गारंटी देती हूँ, लिख के दे देती हूँ, कहीं लिखवा लो मुझसे, ठीक है, तो तुम पास हो, ट्रस्ट में। और कौन पास होगा? इंशाल्लाह। हाँ, तो फेल होने के लिए वो दुनिया भर के ब्लंट डफ डम्ब लोग हैं ना, जो बैठे पीडीएफ्स पढ़ेंगे, जीटीजीएस पढ़ेंगे, फैंसी दुनिया में रहेंगे और दुनिया भर के कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और उनको लगेगा कि 24 घंटे में से 24 घंटे ही प्रोडक्टिव हैं और हमारे पास कोई मैजिकल टाइम है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और दे कांट डू। ह्यूमन कैपेसिटी भी एक चीज है, रियलिटी में भी बंदे को जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। वो ना एक बादशाह था, पता नहीं उसने किसी सिपाही को ना रिवॉर्ड देना था, उसने बोला तुम सुबह निकलो और शाम तक तुम अपना घोड़ा लेके दौड़ाओ, और जितनी जमीन तुम्हारा घोड़ा जो है कवर करेगा वो सारी तुम्हारी। अब उसने क्या किया, वो तो सुबह सुबह निकला घोड़े पे और ना भागता रहा। और उसने बोला था तुमने वापस भी आना है लेकिन वो इतना लालची हो गया, उसने बोला कि भाग, जोहर हुई फिर भागता रहा, दोपहर हुई फिर भागता रहा, शाम हुई तो उसने कहा अब थोड़ा सा और भाग लेता हूँ। लेकिन जिस जिस सफर को उसने शुरू किया था, ये पूरा जो रूट था, ये पूरा, ये शाम तक वो पहुंचा है, तो वापस नहीं आना था उसने। हाँ, 4 महीने तक तुम पढ़े जा रहे हो हर तरह का कचरा, तो इसको रिवाइज कौन करेगा? तो वापस आने लगा तो मगरिब हो गई, फिर तो उसकी कमिटमेंट खत्म, क्योंकि उसने वापस भी आना था, कुछ भी नहीं मिला उसे। मारूफ, गॉट इट? तो सिर्फ उतना पढ़ो जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, और उतना पढ़ो कि रिवाइज करने जोगे भी हो। क्योंकि सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है, यू नो एवरीथिंग, आपने इतना पढ़ लिया होता है लेकिन रिवीजन नहीं होती, और विदाउट रिवीजन तो कुछ भी नहीं है, भूल जाते हो जिंदगी में और इतने मसले हैं। और मैम एक क्वेश्चन था। तुम लोगों का एस्ट्रोजन भी कम हो रहे हैं बाय द वे, तुम सब 30+ तो होंगे, ठीक है, तो इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, रिवीजन करनी पड़ेगी। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? मैम ये पूछ रही थी कि जैसे आपने मैं तो सॉरी मतलब मैं लेक्चर्स नहीं सुन रही थी, मैं सिर्फ टेलीग्राम के ग्रुप्स पे जो टॉपिक वाइज मास्टरी पे होता है कि एक पहले समरी आती है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस और फिर एसबीए आता है, मैं रोज के रोज वो फॉलो कर रही थी। तो लेक्चर नहीं सुन मतलब रहे आप थे? लेक्चर नहीं नहीं सुन रहे थे? ये बहुत बड़ी नहीं आपने गलती की है, अब नहीं करनी। हाँ अब नहीं करूंगी। तो अब लेक्चर सुनना है और बस उस ग्रुप का उस दिन का वो ज्वाइन मतलब फॉलो करना है स्केड्यूल, मैं मुझे आपको समझ आई बता है। रही हूँ कि अगर आपसे कोप अप नहीं हो पा रहा तो मैंडेटरी चीज है लेक्चर सुनना। मैं ये नहीं कह रही टेलीग्राम पार्टिसिपेट ना करो, इफ यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव डे तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे की डिस्कशन है, 3 घंटे तो पढ़ना चाहिए ना, ठीक है। जी जितनी जी आप अच्छी तैयारी करोगे आपका फायदा है। 65 पे पास नहीं होंगे, 75 पे होंगे, 85 पे होंगे, आगे उसकी में कॉन्फिडेंट होंगे। दिस इज एन आइडियल कोर्स, दिस इज एन आइडियल एग्जाम कोर्स विच इज डिजाइंड फॉर 100% स्कोर। अब अपनी कैपेसिटी आप देखो कि नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट मिनिमम इज 65, तो 65 इज पॉसिबल अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन लेते हो, ठीक है, और फॉलोइंग द क्रैश कोर्स। दिस इज माय पॉइंट। मैम लेक्चर के साथ समरी भी पढ़े ना, जो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पोस्ट करती हैं। पढ़नी चाहिए, इतने प्यार से, इतनी मुश्किल से बनते हो तुम लोगों को, था वो बन जाती है एआई से। इतना गंदा है ना एआई, एक क्वेश्चन डाल के देखो, दुनिया भर की रिकमेंडेशन, मतलब अभी बहुत नहीं टाइम नहीं मैम, लगेगा। समरीज आपने मैडम इतनी माशाल्लाह अच्छी बनाई हैं कि मैं कहती हूँ कि बस आप समरी पढ़ लें, समझे आपने गाइडलाइन पढ़ ली। तो पता है मैं समरी के लिए मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखती हूँ, मैं खुद नहीं लिखती और समरी सारी पता है, लेकिन द वे आई एक्चुअली डील विद माय सॉफ्टवेयर, मुझे पता है, मैं उसे बताती हूँ कि इस तरह के ये सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में, मुझे इस तरह की समरी बनाओ कि कोई भी एग्जाम क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। आई गिव दैट सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्ट, और फिर भी वो गलत बनाता है चीजें ऐसे। तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वो 37 पे जा रही थी ना, प्रेगनेंसी जा रही थी ना, स्टेज एडवांस कैंसर था, 37 टर्म पे तक जा जी रहा था। वहां ना वो जी। एक्सप्लेन की थी कि कीमो तो 35 पे स्टार्ट हुई है, डिलीवरी कीमो का टाइम गैप 3 वीक्स रखना था, इस मुसीबत में 37 पे पहुंच रहे थे। वरना आइडियल तो ये है कि फीटल सर्वाइवल 34 पे विदाउट स्टेरॉइड इतना अच्छा होता है कि सही है। क्यों कैंसर की पेशेंट को लटकाएं, ट्रीटमेंट डिले करें, जिसकी ट्रीटमेंट आइडियल कीमो रेडी हुए, सर्जरी है, निकालो उसको 35 पे, उसकी ट्रीटमेंट रेफर करो एमडीडी में। गॉट इट?
तो समरीज जरूर पढ़ लें। अगर डिस्कशन में नहीं भी पार्टिसिपेट करते तो समरी देखो, आइडियल इज दैट यू मस्ट रीड समरी, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, यू मस्ट लिसन लेक्चर, देन यू आर 100% सेफ। इधर से उधर हो जाए, अल्लाह ना चाहे तो कोई और तुम्हें नहीं फेल करने वाला, ठीक है। लेकिन कंप्रोमाइज्ड स्टेटस में बैठे हो ना, तो फिर ये है कि जस्ट डू द लेक्चर्स बिकॉज दे हैव एवरीथिंग विच कैन मेक यू पास। उसका 40% एनर्जी अब इस तरह से आपके जो 40% एनर्जी लेक्चर पे रहेगी और 60% आपकी जो है वो एमसीक्यूज पे रहेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी एनर्जी का ज्यादा हिस्सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे रखो। अच्छा बिल्कुल तो मैम, मैं सिर्फ एक तारीफ करूंगी। कल मैंने लेक्चर सुना था आपका स्टेजिंग सर्वाइकल कैंसर की, उस पे जो आपने 1B1 आपने मैंने बहुत बार पढ़ा, मैंने एमएस का एग्जाम दिया, मैंने आईएमएम दिया बहुत। अच्छा, वो जो आपने समझाया था ना, आप यकीन करें कल मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए और करेक्ट, सारे करेक्ट। और रियली मैं ना वाह वाह करती रह गई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली सरोबर। देखो, अगर कॉन्सेप्ट पे एफर्ट करोगे तो उसकी बेस पे 100 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अगर सिर्फ क्वेश्चन को क्रैम करोगे तो 100 की 100 क्रैम कर लोगे, पेपर में चेंज हो जाएगी। तो जो लोग कहते हैं ना पास पेपर करके चले जाओ, रट्टे मार लो, ऐसा नहीं पास होते। दे रिपीट कॉन्सेप्ट अगेन। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट B1 पे क्लियर था, अब मैं तुमसे 100 पूछूं या 1000 पूछूं या जैसे मर्जी पूछूं, आपने आंसर ही ठीक करना है। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि इस नवंबर वो 200 जो कॉन्सेप्ट्स हैं MRCD 2 के, अगर उनकी बेस पे तैयारी करते हो तो आप पास हो, ठीक है। ओके। तो इस तरह ओ ग्रुप्स फॉलो कर लो। मैं कभी भी नहीं कहूंगी हर चीज मिक्स कर लो। जब मैं पार्ट 1 की तैयारी कर रही थी तो पार्ट 1 MRCD तो खैर आसान था, पार्ट 1 MCPS की बात कर रही हूँ। तो मेरे ना बायोकेमिस्ट्री रह गई, उसके इतने गंदे गंदे वो अब MRCD में तो खैर इतने साइकिल्स नहीं करने पड़ते, इतनी डिजीज नहीं है मेटाबॉलिक जितनी MCPS में करनी पड़ती है। तो मेरा एनेटमी भी छूट गया, बायोकेम भी छूटा था, एनेटमी। अच्छा, मेरा जो प्लानर में टाइम था वो एनेटमी का था 10 days। मैंने कहा चलो आधे दिन सारे दिन तो मैं एनेटमी करूंगी, शुरू सुबह के 2 घंटे ना मैं एक डिजीज करती रहूंगी तो पता भी नहीं चलेगा और बायोकेमिस्ट्री भी हो जाएगी। वो इतना सुपर फ्लॉप आइडिया था। शुरू के सुबह के 2 घंटे जो कि बेसिकली क्वालिटी आर्ट्स थे, जो मैंने पढ़ने ही थे, वो मैं बायोकेमिस्ट्री कर रही थी। उसके बाद मैं इतनी फेडअप हो जाती थी, एनेटमी का टाइम ही नहीं मिला। एनेटमी के टाइम पे बायोकेम की और उसके साथ स्ट्रेस लिया कि एनेटमी नहीं की। एनेटमी ना करने की सजा कितनी बड़ी है, सोचो जरा। तो मैं तो तौबा हो गई ये जो मिक्स करने के है ना। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर जो ऑन गोइंग प्लानर है उसी को फॉलो करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड नहीं करती। जो पिछली छूट गई हैं, आई विल सी देम इन रिवीजन। और अगर नहीं भी हो पाता ना तो फिर स्मार्ट जो टॉपिक्स टेस्टेड है बस वो देख लिए, ठीक है, टेबल देख लियो, दैट्स इट। चलो, SBA प्रैक्टिस बुक्स बहुत सारी हैं लेकिन तुमसे ना हो पाएंगी। इसके लिए आज से जो एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं उसी पे ट्रस्ट कर लो, ठीक है। हाँ बस काफी है वो। बाकी जर्नल टिप्स यही है नोट्स बनाने की कि पहले लेक्चर सुन लिया करो, वाइल लिसनिंग मेक योर माइंड मैप्स, एल्गोरिथम, टेबल्स, फ्लो शीट्स, जो भी अच्छा लगे। फिर समरी पढ़ लो। समरी में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, मुफ्त की नहीं बनी AI से। कोई बहुत पीछे बैठा है जो उनको अच्छी प्रॉम्प्ट्स देता है ठीक है। ओके। और फिर आप डिस्कशन आवर में डिस्कस करो दिस। इसके बाद आप 100% पास हो। एक्चुअली यू आर गोइंग टू पास, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अच्छा, स्पेस रिवीजन के लिए दोबारा से बुक उठाने में कोफ्त होती है, बट अपने आप को सुनना तो अच्छा लगता है ना। तो कैंसर की स्टोरीज बना के 6 घंटे 6 दिन के बाद जरा सुन लेना। तो एक दफा सुन लोगे तो काफी है। बाकी फिर रिवीजन में देखेंगे, मतलब क्रैश कोर्स में देखेंगे। माइंड मैप्स या जैसे भी अच्छा लगे कलर्स बनाया करो, वैसे बोरिंग ना बनाया करो, ठीक है। थोड़ा पेज ज्यादा रख लिया करो। तो देखो, पूरा एक पेज पे पूरा कैंसर आ सकता है कि ये बल्बल कैंसर है, इसकी स्टेज 1 में ये पार्टिस चीजें हैं और ट्रीटमेंट ये है, और थर्ड स्टेप पे रिकरेंस ये है, ठीक है। 2 3 4 ऐसे करके बना लो। नेक्स्ट टाइम बस इसी एल्गोरिथम और एरोस को देख लो, दैट्स इट। आएगा भी इधर से ही, ठीक है। वो नहीं देंगे कि इसका 98% सेंसिटिविटी है, 68 है, फलाने ट्रायल का ये आउटकम था, ढमकाना कुछ भी नहीं पूछने वाले। अच्छा, बाकी अपने अपनी जिंदगी जो है ना, 1 मिनट। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये जो जितने रैंडम सोर्सेज है ना, भाई ये अच्छे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही।
लेकिन अगेन आप ट्रैक से हट जाते हो, ठीक है। तो जस्ट टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड, ये रैंडम टेलीग्राम फेसबुक एक्टिविटीज छोड़ दो, चाहे वो एकेडमिक्स है। सिलेबस कवर तो आप जो आपने कोर्स किया है वो भी करा देगा, पास पेपर जो कोर्स आपने कवर लिया है वो कवर करा देगा, पास करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो कवर हो ही जाएंगी। वाई यू आर हंग्री वो, और जो फ्री में है उससे तो बेहतर है जो पेड है। ठीक है, तो ये इस तरह की डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। बाकी हर मैक्सिमम 6 दिन या 15 डेज के बाद रिवाइज जरूर कर लिया करो। वही 200 कॉन्सेप्ट्स वाली बात है, वो टॉपिक्स तो आपको रिवाइज करने चाहिए। मल्टीपल कोर्सेज ग्रुप्स को फायदा नहीं है, पैसे बर्बाद, और कॉग्निटिव लोड जो है ये वर्क, मुझे ये लफ्ज अच्छा लग रहा है, बार बार बोल रही हूँ, ये रिड्यूस हो जाएगा। और अपने आप को अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो अपना मेरा लास्ट संडे को था, मेरी 10 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, और प्रेगनेंसी बहुत मेरी मुश्किल होती है, हाइपरेमेसिस और बड़े बुरे हालात, डिप्रेशन, और वो वाली थॉट्स भी आ रही थी सुसाइड वाली। खैर वे टेंडेड इन मिस्ड मिसकैरेज, और फिर लास्ट वीक थी मेरा ERPC था। चलो फिर वो मुझे लगा नई जिंदगी मिली है, जिए मुझे दे रहे थे, मुझे लगा मैं तो कलमा पढ़ लिया। मैं कहा अगर बच गई ना तो भाई लाइक आई विल लिव ईच डे जैसा है, बच्चों के साथ रहूंगी, जो अल्लाह ने 3 दी है उनके साथ ही गुजारा कर लूंगी। वो दुख भी हो रहा था, मिसकैरेज था, बंदे की उम्मीदें बन जाती हैं, बट एनीवे। तो फिर उसके बाद मेरी जो स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स थी, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर देम। फिर ये 1 हफ्ता तो ज़्यादा मैं खुश ही रही हूँ, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, और बाकी छोड़ दिया है पास्ट और फ्यूचर। हर एक लाइफ में ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन आप अपनी जो करंट जिंदगी है ना, जो अल्लाह ने दी है, उस पे उसको अच्छे से फोकस करो, ठीक है। देखो आपके इख्तियार में तो वैसे भी कुछ नहीं है। कैन यू चेंज योर पास्ट, कैन यू चेंज योर फ्यूचर, ठीक है। यू कैन जस्ट गिव योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दो, एंड लीव रेस्ट ऑन अल्लाह। और ये तो आपको को पता है कि जिसने जिसके लिए मेहनत की है वो उसका ही है। अल्लाह इतना तो नाइंसाफी नहीं करेगा ना, वर्क इतना तो एतमाद है ना अलमाइटी पे। तो जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल के रहेगा। आपको रिजल्ट बनाना, फ्यूचर चेंज करना, किस्मत चेंज करना, ये आपके डोमेन में नहीं है। आपकी डोमेन में है जस्ट डू गिव योर बेस्ट। उसके बाद अगर रिजल्ट वैसा नहीं आता, आपने तो अपनी एफर्ट की है ना, रेग्रेट तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने एफर्ट किया है तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो अपनी इस तरह पॉजिटिविटी लेके आओ जिंदगियों में। एग्जाम ही है, हवा ना बनाओ, बट मेक श्योर कि रोजाना 2-3 घंटे पढ़ो अच्छा सा। और अगर नहीं पढ़ा जाता, जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, तो एक्चुअली अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके इख्तियार में भी नहीं था, ठीक है। और इसी को तुम ऐसे को रिलेट कर लो कि मैंने 4 मॉड्यूल्स नहीं पढ़े, अब मेरा क्या बनेगा, अब मैं जनवरी में तो मैंने पेपर देना है। अगर देना है तो बस अभी भी वे आउट है, यू कैन इजिली डू इट द वे आई टोल्ड यू। और अगर फिर भी स्ट्रेस हो रही है तो यार पेपर ही है ना, छोड़ दो, जनवरी में तो नहीं देना तो जुलाई में दे दोगे, इट्स जस्ट अ पेपर। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, जो आपके लोग साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वाली जिंदगी, ठीक है। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली आउटकम है बिग रिजल्ट्स का, बिग अचीवमेंट्स का, ठीक है। दिस इज योर बैटल, अपने आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने FCPS बहुत अर्ली किया, और उसके बाद मैंने MRCOG शुरू ही नहीं, FCPS किया, और मेरी दोनों रूममेट्स ने मुझसे पहले MRCOG कर लिया, वर्किंग इन NHS, ठीक है। और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मेरा FCPS भी लेट हुआ, वो मुझसे पहले पास हो गई, ठीक है। बट ग्रेजुअली एट माई ओन पेस आई डिड माई डिग्रीज, ठीक है। आई हैव माई किड्स एज वेल, आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड एज वेल। बहुत सारे लोग जॉब की वजह से, लाइक आई वाज सिलेक्टेड इन NHS में, बाहर की भी बहुत सारी ऑप्शन, सिलेक्शन मेरी अच्छी हो जाती थी, रेगुलर होता था नहीं जा पाती थी, बिकॉज कांट लिव माई कंट्री, क्विट माई कंट्री। तो फिर अपनी जिंदगी को बहुत सारे लोगों से कंपेयर करना, तो भाई जरा स्ट्रेस है। एवरी वन हैज हिज ओन लाइफ, ठीक है। आपके टाइम पे आपको आपकी चीज मिल जाएगी, राइट। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है, बट दिस इज योर ओन बैटल। आपने अपना बेस्ट वर्जन देना है ईच डे। भूल जाओ जिंदगी कैसे गुजरती है, सिर्फ ऑन गोइंग डे पे फोकस करो, दैट्स इट। वही कॉम्बिनेशन है हैप्पीनेस का और अचीवमेंट का। बी योर बेस्ट वर्जन, डोंट कम्पीट योर सेल्फ विद मी,
ठीक है, इफ आई विल compete myself with some other mentor, मतलब उसकी अपनी जिंदगी है भाई, मेरी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी वीकनेसेस है, मेरी अपनी वीकनेसेस है। चलो एज ए मेंटर अगर आई विल कंपेयर माय कोर्स विद सम अदर कोर्स, बट दिस इज यूजलेस। ठीक है, तो आई एम गिविंग माय बेस्ट टू माय स्टूडेंट्स, जो अल्लाह ने मुझे कैपेबिलिटीज दी हैं। आई कांट बी सम अदर पर्सन। तो डॉक्टर जैसे भी हिरा, तुम रिलेट कर, आप बिल्कुल एंजल है हमारे लिए। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे MRCOG 1 के लिए। कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई कंसेप्ट नहीं था, हमें एक फेयर होता था बस MRCOG का नाम सुन के। और आपकी वजह से हमने MRCOG दी है, ये जर्नी स्टार्ट की है। तो सोचिए अल्लाह ताला ने आपको किस लिए सिलेक्ट किया है, हम लोगों के लिए। नहीं नहीं, आप एक करोगी भी और हमारे लिए इसके तो अलावा भी एंजल बहुत है। कुछ करोगी अपनी लाइफ में। थैंक यू सनोबर फॉर थ्रोइंग गुड वर्ड्स। तो ये रिसीट कैंडिडेट्स तुम में से कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग में वाले में शायद रिसीट होंगे, क्योंकि आई टोल्ड यू कि 75% तो होते ही रिपीटर्स हैं, 25% ये एग्जाम पास करते हैं, जो आप जैसे होते हैं मोटिवेटेड स्मार्ट स्टडी करने वाले। ठीक है, तो however if anyone has is going to repeat this exam, तो second attempt actually should be the last attempt। आप एक एग्जाम का स्ट्रेस बर्दाश्त कर चुकी हो, आपको पता है आपकी वीकनेसेस की हैं, आपको ये भी पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो अब आपने अपनी जो वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करना है। डोंट एक्चुअली क्रैम एंटायर सिलेबस अगेन, डोंट चेंज यूर पॉलिसी। जस्ट जिस एग्जाम को आपने फेल किया है ना, उसको आइडेंटिफाई करें, उसी को सॉल्व करें, और वो उस एग्जाम में डेफिनेटली व्हेन यू विल सॉल्व विद सम टीचर मेंटर विद कोर्स, तो यू विल कम टू नो कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं। फिर अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करो। इफ यू आर वीक इन उनको, इफ यू आर वीक इन लेबर, या इफ यू आर वीक इन सर्जिकल मॉड्यूल और इन इन्फेक्शन, उसको आपने प्रायोरिटी पे जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, उन एरियाज को, यू विल इम्प्रूव योर स्कोर। MRC2 में एग्जाम रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, स्कोर भी रिपीट कर रहे होते हैं लोग, बट थिंग इज दैट के यू विल ऑलवेज रिपीट योर स्कोर इफ यू विल रिपीट योर मिस्टेक्स। तो आप ऑनेस्टली बैठो, टॉक टू योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, और उन वीक एरियाज पे को फोकस करो, आइडेंटिफाई जरूर करो। आप तो हमेशा कहते हैं मुझे तो सब कुछ आता था, मुझे तो सब कुछ आता था। और एक और बात, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस कोर्स की गलत है, इसकी की गलत है। देखो, किसकी भी की गलत है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका पेपर था ना, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ही दें। ठीक है, किसी ने मना थोड़ी कि आपको किताबें खोलने से, पढ़ने से, सर्च करने से की इसको। व्हाई यू आर एक्चुअली ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंड? कोई भी मेंटर है तो वो मेंटर, ही कैन आल्सो कमिट मिस्टेक्स। ठीक है, तो गलती सबसे हो जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें अपना पेपर पास करने की। और हर मेंटर में इतना जर्फ नहीं होता अपनी करेक्शंस कर दे एंड पे, और दे ऑलवेज डू मिस्टेक्स, बट वी एक्चुअली करेक्ट आवरसेल्फ। ठीक है, यू विल सी a lot of time I will change my key whenever I will see कि no it's not। अभी कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि ये देखो ये पेशेंट, वो उसमें था डिफरेंशिएटेड विन था आफ्टर, उसकी एज थी 50 शायद। 50 पे तो ज्यादातर डिफरेंशिएटेड होगा ना, वो तो नहीं होगा HP वाला विन। इट वॉज अ क्लियर मिस्टेक, वाई उस पर ढीठ बनने की क्या जरूरत है भाई, हो गई मिस्टेक, ठीक है, करेक्ट करो इसको। बट थिंग इज दैट कि आप उसको करेक्ट करो, चेक करो, उसको अप्रिशिएट करो, ताकि जिन लोगों ने उसको गलत किया है वो सब उसको नोटिस कर लें। तो वेन एवर इन माई कोर्स देयर विल बी एनी करेक्शन, यू कैन इजिली सर्च विद #corrections। मैं हमेशा ये हैशटैग लगाती हूँ। टेलीग्राम पे जाओगे, ये तो वैसे क्रैश कोर्स की बात है, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर डूइंग द रिकॉल्स उसमें हो जाती हैं। तो मॉड्यूल वाइज आपके ग्रुप्स होंगे, उसमें आप अगर कोई करेक्शन हुई है तो इट विल, यू कैन फाइंड इट हैशटैग करेक्शन, इससे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड देयर विल ऑलवेज बी मिस्टेक। देयर इज समवन ऑलवेज इन माय कोर्स जो हमेशा जो है हमें पढ़ा के जाता है और हम सीखते हैं। अल्लाह ने हर एक को सलाहियतें दी हैं। हम एक तरीके से किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कोई हमसे अच्छा अप्रोच कर लेता है। रिकॉल्स में डेफिशिएंसी तो होती ही है, तो आप जैसे गैप को फिल करते हो जिस वे में, वो किसी का ज्यादा लॉजिकल है और किसी का नहीं है। बाय द वे, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट अब ये क्वेश्चन है, पेशेंट को HMB है, 65 ईयर, नहीं 45 ईयर एज, 48 थी, अच्छा 48 ईयर एज, HMB, irregular cycle,
HB है उसका 7, vasomotor symptoms भी है. What you will do? Choices में ablation है, hysterectomy है, HRT है, myomectomy है. So how you will approach? जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप ऑप्शंस नहीं पढ़ोगे. इफ यू आर माय स्टूडेंट डोंट रीड जंप ऑन चॉइसेस, दे ऑलवेज रीड स्टेटमेंट के बाद दे आइडेंटिफाई देयर बज एंड दे आइडेंटिफाई देयर डिस्ट्रैक्टर्स. सो व्हाट आर द बज? 48 एज ज्यादा है, बज है. ठीक है, कंप्लेंट HMB की है. 48 पे HMB मींस वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद एंडोमेट्रियल hyperplasia or cancer, because after 40 ये हमारी हेडेक बन जाता है. 45 is indication because of this reason. Straight forward age is biopsy की indication है at 45, है ना. अच्छा, irregular cycle तो वैसे भी पता है डिस्ट्रैक्टर है. 48 पे प्रीमेनोपाजल एज है. वैसोमोटर भी यहाँ लॉजिकल हो सकते हैं क्योंकि 48 है. ठीक है. व्हाट अबाउट द HB7 एंड एज HMB? गॉट इट. अगर ओबीज भी हो, चलो सोचो जरा, व्हाट यू विल पिक? व्हाट इज हर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? आप में से इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीकों से अटेम्प्ट करते हैं. हाँ, यस, राइट यूर की. हाँ, HRT दे सकते हो बिकॉज वैसोमोटर सिम्टम्स में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की क्या है? जब HMB है और हेमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही है, आइडियल इसकी 12 थी इस एज पे. प्रेग्नेंट थोड़ी है ये. सिग्निफिकेंट मेनोरेजिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है. मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किसी स्मार्ट स्टडी में किया था. वहां वैसोमोटर सिम्टम था, वहां HB7 नहीं थी और वहां प्रेजेंटिंग कंप्लीट वैसोमोटर सिम्टम्स थी. वहां पे हम टिबुलोन HRT देख के आ गए थे. यहाँ चेंज हो गया. यहाँ या तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करें, दैट इज मोर गुड, उसकी बेस पे डिसीजन लें, या फिर आप एब्लेशन. और फाइब्राइड तो है नहीं, स्टेक्टमी आउट हो गई. HRT कैन बी द की, लेकिन HB7 के साथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी नहीं है. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुरू में HMB लिखी है मैंने, तो इसलिए HRT मेरी तरफ से आउट हो गई है. ठीक है. तो हाँ, अब एब्लेशन क्यों नहीं कर रहे? अब बहुत सारे लोग कहते हैं वो स्टेप वाइज. HMB की तो जो मैनेजमेंट है वो तो है जनाब कि आप नॉन सर्जिकल पहले करें, नॉन सर्जिकल करें तो गो विद एब्लेशन फर्स्ट एंड दे डू दिस एज वेल. लेकिन क्लिनिकल नहीं, एब्लेशन फर्टिलिटी इज नॉट बस एक्चुअली. ना ना ना, एब्लेशन इस तरह नहीं कर रहे. अगर ये पेशेंट होती 38 की तो मैं इसकी एब्लेशन ही करती, स्टेक्टमी थोड़ी ना करती इस एज पे. खैर, सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. 48 पे हिस्टेक्टमी कोई अच्छी बात नहीं है. एक तो बूढ़ी है, ऊपर से एनेस्थीसिया कर सर्जरी कर रहे हो जो एब्लेशन से ठीक हो सकती थी. वी नीड बायोप्सी एंड वी रियली नीड बायोप्सी. एब्लेशन तो कभी भी नहीं कर सकते, बायोप्सी नहीं है. हिस्टेक्टमी में फिर भी हिस्टोपैथ आ जाएगी, हम कैंसर को एवेल्युएट कर सकते हैं. तो 48 पे इवन देन एब्लेशन स्टेप वाइज. 38 पे तो हम एब्लेशन करते, बट 48 पे बिल्कुल भी नहीं. तो इसलिए इस तरह इसकी की बन गई हिस्टेक्टमी. अब दिस इज अ रिकॉल क्वेश्चन, राइट? तो you will see a lot of good mentors, they are good doing ablation here. I am not convinced. अब एक क्लिनिकल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम हो जाती है, पेपर में भी आ गया. आप एब्लेशन इसलिए करोगे कि किसी मेंटर ने बोल दिया है एंड यू आर नहीं, नॉट लॉजिकली कन्विंस्ड. मैम मैं ये सोच रही थी कि 48 है, फर्टिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है तो एब्लेशन क्यों करें? फिर भी हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो हिस्टेक्टमी सही है. एक्चुअली अगर इसकी बायोप्सी नॉर्मल आ जाती, हमने एब्लेशन ही करनी थी. हिस्टेक्टमी तो फिर भी नहीं करनी थी. बायोप्सी नहीं है, एज 48 है. हिस्टेक्टमी इसलिए कर रहे हैं कि वी रियली नीड biopsy. We can't go actually ablation without knowing it. This is actually something safety feature. लेकिन ये मैं ये नहीं करी कि ठीक है, आई डोंट नो क्या होगा पेपर में. मैं तो एब्लेशन नहीं करती, फिर मैं स्टेक्टमी करती. कोई आपको कन्विंस कर देगा एब्लेशन कर लें. इफ यू आर कन्विंस्ड, गो विद एब्लेशन. अब ये रिकॉल क्वेश्चन है. रिकॉल क्वेश्चन में ऐसे 3 4 5 6 हमेशा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि डिफरेंट होती हैं. तो ब्लेम मेंटर को नहीं देना. आपकी अपनी अकल में जो चीज आती है, दिस इज योर बैटल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. इस पे एफर्ट करो, वर्क करो, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड
पिक दैट की, ठीक है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रिकॉल्स में जो इश्यूज हैं क्लिनिकल कीज में वो हमेशा आते हैं, बट आपने ब्लाइंड फॉलो नहीं करना। इफ समवन सेड एंड यू आर नॉट कन्विंस्ड, इफ आई कांट कन्विंस यू फॉर समथिंग, डोंट ऑप्ट इट फॉर क्लिनिकल सिनेरियोज। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है कि तुम्हारा पेपर में भी क्वेश्चन आया और गलत हो गया, उसका मार्क्स नहीं मिला, तुम्हारी ही थी। यू मस्ट ये प्राइम, आपने इससे पहले वर्क करना है। अभी अभी तो खैर क्रैश की बात नहीं हुई, मैं क्यों इसकी बात बार बार कर रही हूँ, अभी खत्म हुआ है बेसिकली क्रैश, तो दिमाग पे सवार है। अच्छा, उसमें आप लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हो, ठीक है, और उसके बाद यू टैग मी विद दिस, I am responsible, I will pick buzz for you, I am responsible, I will identify distractor for you, I am responsible, I will search relevant PDF and guide for you, I am responsible। कि अब मैं की आपको बताऊं, क्योंकि ये पेपर मेरा है। मैं आपको थ्योरी बहुत एक्सटेंसिव पढ़ा चुकी हूँ, राइट। वी हैव डिस्कस, हम डेली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्रैश में लाइव सेशंस हो रहे हैं। बट व्हेन यू पोस्ट अ क्वेरी, right, don't just tag me like this, you are supposed to tag me कि मैडम ये क्वेश्चन है, मेरा बस ये है, मैंने इसके लिए मेरे सोर्सेज ये हैं, मुझे लगता है कि ये है, व्हाट इज यूर ओपिनियन, गाइड मी। अब जब इस लेवल पे आप बात करोगे, आपने इस पे एफर्ट की है, आपका क्वेश्चन था, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको पता चला है, आपने कुछ जिसको आप डिस्ट्रैक्टर कह रहे हो, मुझे लगेगा बस, तो चलो मैं एफर्ट करूंगी, नहीं ये डिस्ट्रैक्टर नहीं है, ये तो बाकी बस है। जैसे 48 एज है, HMB है, वैसे मीटर में कितने सारे बस और कितने सारे डिस्ट्रैक्टर, वो विल आइडेंटिफाई व्हाट इज डिस्ट्रैक्टर एंड व्हाट इज बस। इस पर डिस्कशन होगी ना। लेकिन बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, किसी और की जिम्मेदारी है जिसका पेपर भी नहीं है, वो मुझे की बता दें। देखो, की बताना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एट ऑल, की प्रोसेसिंग कराना या हाउ टू यू आर रीच टूवर्ड्स दैट की, आपकी ब्रेन की ट्यूनिंग करना, ठीक है, आपकी अप्रोचेस सेट करना, आपको फैसिलिटेट करना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी आपने क्वेश्चन पूछना है, प्लीज, अगर वो टॉपिक कवर हो चुका है, अव्वल तो आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जो अभी तक टॉपिक कवर नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने कवर कर ही लेना है। बट अगर कवर टॉपिक्स में कोई क्वेरी है, टैग मी विद अ सोल्यूशन विच कम्स इन योर माइंड। इस सोल्यूशन के लिए आप सर्च करोगे, आपकी एक्टिव लर्निंग होगी, यू विल रीड 2 to 3 गाइडलाइंस फॉर दिस। उस सर्च में आपके 3-4 और क्वेश्चंस भी सही हो जाएंगे। दिस इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। और फिर एक क्वालिटी डिस्कशन होगी, यू विल से दिस की एंड आई विल आर्ग्यू विद माई की, इफ वी हैव डिफरेंट, तो फिर वो ज्यादा नहीं प्रोडक्टिव होगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज से while we will discuss the questions, we will learn most. Please follow this, ठीक है। अच्छा, तो बस अभी हम एंड ही करने वाले हैं, सेशन लंबा हो गया, सॉरी। तो रिसीट कैंडिडेट्स अपने फिक्स्ड आइडियाज आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है, और उन पे वर्क करें, और फिर आपका मेंटर इज हियर टू फैसिलिटेट यू, ठीक है। बाकी ये छोड़ रहे हैं, 70 नहीं 65 होना चाहिए। चले, तो अगर 65 आपका स्कोर था पास होने के लिए, यू स्कोर 60, तो ज्यादातर आपको जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अगर 60 से कम है तो फिर आपकी थ्योरी में भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक अगेन। कर लें इसको डिस्कस, नोबत, अफसा, मारूक, समीना, रेडी? जी मैम। जस्ट मुझे 5 मिनट ब्रेक दो, आप भी थोड़ा स्ट्रेच कर लो और वाटर शटर पियो, मैं आती हूँ।